Namaskar. Good evening. Welcome to yet another edition of Wait for Eight. It has been fashionable for politicians for the past decade or so to raise the bogey of crony capitalism, favoring two industrialist groups, one of Mukesh Ambani and the other of Gautam Adani, either to rise to power or regain it. हमने ये देखा है कि कई पार्टियां जो शुरू करती है अपनी यात्रा, जैसे आम आदमी पार्टी हुई, अंबानी को गाली देते हुए अपनी यात्रा शुरू करती है। जब उनकी सरकार बन जाती है तो सबसे पहला काम ये करती है कि बीएसईएस का जो बकाया राशि था अनिल अंबानी का, वो क्लियर कर देती है 371 करोड़ रुपए की। उसी अंबानी को गाली देते हुए अरविंद केजरीवाल की चढ़ाई शुरू हुई थी पॉलिटिक्स में। इसी प्रकार हम देखते हैं राफाल विमान पर इतनी सारी बातें हुई और कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने बार बार आरोप लगाया कि अंबानी के रिलायंस डिफेंस को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जबकि वो झूठ था। रिलायंस डिफेंस को एक अन्य डील में केवल फैल्कन विमान के कोन्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था, राफाल से कुछ लेना देना नहीं था। उल्टे जब 126 विमानों की बात हो रही थी जो यूपीए सरकार लाने वाली थी फ्रांस में, उसके साथ रिलायंस डिफेंस की जरूर डीलिंग हुई थी। ममता बनर्जी के यहां पर जाकर मुकेश अंबानी कहते हैं मैं 10,000 करोड़ बंगाल में इन्वेस्ट करूंगा, और इन तमाम चीजों के बावजूद ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज कहती हैं कि नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई साठगांठ है इन दो बिजनेस परिवारों के साथ, मुकेश अंबानी के साथ और गौतम अडानी के साथ। गौतम अडानी भी इसको कह चुके हैं कि बिजनेस में मेरा राइज जो है, मेरा उत्थान जो है, वो शुरुआत उसकी हुई है मुंद्रा पोर्ट से, और मुंद्रा पोर्ट को चिमन भाई पटेल, कांग्रेस के चिमन भाई पटेल ने 1 पैसे में दिया था उनको लीज पे, जो कि केशु भाई पटेल के जमाने में 15 पैसे का हो गया और नरेंद्र मोदी के जमाने में 1 रुपए का हो गया, ताकि गुजरात का उत्थान हो। खैर, जो भी है, पॉलिटिक्स के अलावा एक और सवाल है इसमें कि ये किसी एक बिजनेस हाउस को हवा बनाकर उसका डर दिखाकर पॉलिटिक्स करना, ये मुकेश अंबानी नहीं, गौतम अडानी नहीं, कोई भी हो सकता है। और हम जानते हैं कि कम से कम 1991 से पीवी नरसिम्हा राव द्वारा लिबरलाइजेशन के बाद से the private sector has been the main job generator, just like many other advanced countries in the world. The government no longer generates jobs. ये एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई कि जब आप किसी अमीर आदमी को गरियाते हैं, आप ये भूल जाते हैं कि कोई आदमी अकेले अमीर नहीं होता है। जैसे अगर उद्योगपति है तो उसकी फैक्ट्री है, वहां पर जो काम करने वाले हैं वो गरीब लोग भी हैं, मध्यम वर्ग के भी हैं। अगर उसका धंधा चौपट हो जाता है तो ये सभी गरीब लोग और ये सभी मध्यम वर्ग के लोग भी अफेक्टेड होंगे। फिर भी लोग इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जुड़े हैं मंतोष शर्मा जी। हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं शैलेंद्र दुबे, जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिकल कमेंटेटर। कुमार श्रीकांत जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ सत्यान्वेषी भारत की तरफ से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सत्यान्वेषी भारत शाम के 5 बजे और सिर्फ न्यूज रात के 8 बजे करंट अफेयर्स पे बहस या चर्चा का आयोजन करता है। कुमार श्रीकांत जी आ गए, आपका स्वागत है। और हमारे साथ जैनेन्द्र प्रताप अर्कवंशी जी हैं सुभासपा से। और मैं ये अपेक्षा रखता हूं, कुमार श्रीकांत जी का तो पता नहीं, जैनेन्द्र प्रताप जी का ये अपेक्षा उनसे है कि वो कहेंगे कि नहीं, ये नैरेटिव बिल्कुल सही नैरेटिव है और वाकई जो मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जो हैं ये नरेंद्र मोदी के क्रोनी हैं। जैनेन्द्र जी, तो इसी आरोप के साथ शुरू कीजिए। सबसे पहले माइक आपको। नमस्कार सभी को जी। देखिए, यहाँ पर कुछ चीजें पहले समझनी होंगी। मैं कुछ एक थोड़ा सा डाटा आंकड़ा बता देता हूँ कि 2014 से पहले मिस्टर अडानी के पास 44 प्रोजेक्ट थे और उन पर करोड़ों रुपए का कर्जा था।
उसके बाद उनको जो 2018 तक है वो 92 प्रोजेक्ट उनके बढ़ के हो गए, और टोटल उनकी जो केवल 6 लिस्टेड कंपनीज हैं उनके ऊपर 99,000 करोड़ का 2018 के आखिर में कर्जा था। लगभग 1,35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की 2019 में और घोषणा की थी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, जो जिसकी 6 लिस्टेड कंपनी, उसके अलावा भी कंपनी है जिनका उन्होंने कभी डाटा ओपन नहीं किया कि उनके ऊपर कितना लोन लिया गया है, तो बाकी कंपनियों का मैं छोड़ देता हूँ। मैं यही कहता हूँ कि जो 6 लिस्टेड कंपनीज हैं, 99,000 करोड़ का लोन है, उसके बाद भी 1,38,000 करोड़ वो कहाँ से लाएंगे इन्वेस्ट करने के लिए? आखिर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? कौन, मतलब एक तो मैं जो आपने बात कही, एक बात ये है कि उद्योगपति सरकार को फंडिंग करते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि उद्योगपति तो कहते हैं, लेकिन इन उद्योगपतियों को, ऐसे उद्योगपतियों को फंडिंग कौन कर रहा है? आखिर जी किस बिना पर प्राइवेट बैंक या गवर्नमेंट बैंक इतना ज्यादा फंडिंग करते जा रहे हैं किसी को भी, कि अगर वो आदमी आज कल की डेट में शेयर बाजार लुढ़क जाता है और वो एकदम से नीचे लुढ़क जाता है, क्योंकि वहां पर कोई भी ऐसी संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं है। वो केवल कोयला निकाल रहे हैं, बिजली उत्पादन कर रहे हैं, और जो जमीन है वो ऑलरेडी लीज पे है उनकी 90% जगहों पर, चाहे वो साउथ अफ्रीका में हो चाहे इंडिया में हो। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसी हालत में सरकार अचानक से अगर कोलैप्स हो जाता है तो क्या करेगी? हम इसके खिलाफ है, इसके खिलाफ नहीं मेरे है, ये तो विचार से जनेंद्र जी, मेरे विचार से आप जो कह रहे हैं उसमें एक एक भाग को तो मैं मानता हूं, और उसी भाग को लेकर मेरा शैलेंद्र जी से प्रश्न है। शैलेंद्र दुबे जी, नरेंद्र मोदी जी जब ऑस्ट्रेलिया गए और तुरंत वहां का जो कोल का ठेका है वो गौतम अडानी को मिल गया, और ताबड़तोड़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन सैंक्शन कर दिया। उस समय हमारा प्रश्न यह था कि इसीलिए हम बैंकों का निजीकरण चाहते हैं, क्योंकि मैं तो आइडियोलॉजी की बात करता हूं, बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं करता, कि अगर मोदी ने नहीं भी कहा होगा एसबीआई को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि गौतम अडानी को लोन दे दो, तो भी अगर आज बैंक प्राइवेट होते तो उन पर यह आरोप नहीं लगता जो लगा, क्योंकि प्राइवेट को तो आप कह नहीं सकते किसको लोन देना है नहीं देना है। वो तो अपने मेरिट्स पे, कि जो लोन सीकर है, जो लोन एप्लीकेंट है, वो अगर पैसे लौटा सकता है, अगर उसके प्रोजेक्ट में वायबिलिटी है तो वो पैसे देगा, नहीं तो नहीं देगा। जी शैलेंद्र जी। जी सुरजीत जी, देखिए ऐसा है, ये बहुत ही गंभीर मसला है, बहुत ही गंभीर विषय है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जी एक तरफ तो हम बात ये करते हैं कि औद्योगिकीकरण की खिलाफत की बात करते हैं कि हम जो है उसके जो है समर्थन में नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी उद्योगपति जिसको वास्तव में व्यापार की समझ होती है, वो चाहे जिस गवर्नमेंट में भी हो, वो सरवाइव करता ही है। हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर जो है फेवर में होती है तो उनका उसको लाभ मिलता है और वो उसको अच्छे से फ्लोरिश करता है। अभी जो आपने बात की कि किसी भी बैंक के द्वारा जो है लोन सैंक्शन करने की, तो बैंक्स जो है लोन सैंक्शन करने का उनके तौर तरीके हैं, और इवन जब से 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आई है तब से जो सैंक्शन की प्रोसेस है बहुत टफ की गई है। इवन उससे पहले तक जो है 100 करोड़ या उससे ऊपर का कोई भी अगर लोन जो है नेगेटिव लोन में जाता था, किसी तरह का कोई कानून नहीं था कि उसकी रिकवरी के लिए, जो अभी इस सरकार के द्वारा बनाया गया। अब जैसे आप जो चूंकि बात की गई है अदानी और अंबानी दो फैमिलीज को लेकर, तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। अंबानी फैमिली जिस समय स्प्लिट हुआ था, उस समय अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों के बराबर जो है, दोनों के पास इक्वल नेटवर्थ होती थी। और एक समय ऐसा था मार्च 2006 में, जिस समय रिलायंस इन्फोकॉम मर्ज हुई आपकी रिलायंस आरकॉम के अंदर, उस समय अनिल अंबानी की नेटवर्थ 45,000 करोड़ की थी और उनके बड़े भाई मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 38,000 अप्रोक्सीमेटली जो है करोड़ की थी। तो लगभग 7,000 करोड़ की नेटवर्थ अनिल अंबानी की ज्यादा होती थी। मैं 2006 मार्च की बात कर रहा हूं।
उसके बाद 6 से लेके और 2014 तक यूपीए रिजिम रहा। होता क्या है कि अनिल अंबानी भी उसी परिवार से आते हैं, मुकेश अंबानी भी उसी परिवार से आते हैं। व्यापार का मूल सिद्धांत यह है कि व्यापार जो है ना अपना श्रृंगार चाहता है। यदि आप हार्डकोर इन्वॉल्वमेंट अपनी उसमें रखेंगे तो जाहिर सी बात है आप फ्लोरिश करेंगे, आप नरिश करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि मुकेश अंबानी के अंदर व्यापारिक समझ अच्छी है तुलनात्मक अनिल अंबानी से, इसीलिए उन्होंने अपने को, चाहे जो एक समय जो है टेलीकॉम सेक्टर में अनिल अंबानी का जो ग्रुप जो है लीडिंग उसमें होता था, आज टेलीकॉम में मुकेश अंबानी के इन्वॉल्व होने के बाद आज ये नौबत आ गई है कि इवन जो बड़े प्लेयर्स होते थे उनको भी जॉइंट वेंचर एस्टेब्लिश करना पड़ा। फॉर एन एग्जांपल वोडाफोन और आइडिया को जॉइंट वेंचर बनानी पड़ी। उधर जो है टाटा ने भी अपने ऑपरेशन जो बंद करके वो एयरटेल ने परचेज किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये आरोप लगता है कि ये एनडीए रिजिम में ये सिर्फ दो ही फैमिली फ्लोरिश कर रही है। मैं आपको टोक रहा हूँ शैलेंद्र भाई, देखिए चर्चा ये नहीं है कि अनिल अंबानी ज्यादा अच्छे व्यवसायी हैं या मुकेश अंबानी। चर्चा ये है, आपने दोनों का बताया कि मुकेश अंबानी को क्योंकि मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत अच्छे व्यवसायी हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं, और केजरीवाल जी अनिल अंबानी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो बहुत बुरे हैं और देखो उनका डूब गया पहले कितना। नहीं, एक मिनट जैनेन्द्र जी, हम सभी को याद है और हम सभी ने पिछले चुनाव के दौरान देखा कि मुकेश अंबानी कांग्रेस के मिलिंद देवरा के लिए प्रचार कर रहे थे, तो उनकी नजदीकी, और हम सब ये भी जानते हैं कि मोदी सरकार ने गोदावरी बेसिन पर जो ठेका मिला हुआ था रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स को, उस पर 1.55 बिलियन डॉलर्स का हर्जाना दिया था जो मुकेश अंबानी को देना पड़ा था। तो अगर उनमें इतनी दोस्ती है तो इतनी बड़ी पेनल्टी क्यों थोप दी उस पर? बताता हूं। देखिए जो भी कर्जा दिया गया था, क्या आपने अगर संविधान पढ़ा हो तो उसमें मोनोपोली के खिलाफ एक कानून बना, एक आर्टिकल है वो साफ ये कहता है कि ये सरकार का दायित्व है किसी भी क्षेत्र में कोई भी जो कंपनियां एस्टेब्लिश हो रही हैं या बंद हो रही हैं तो वहां पे मोनोपोली किसी भी सूरत में सरकार खड़ी ना करे। आज की डेट में जो अभी शैलेंद्र भाई बता रहे थे वो टेलीकॉम का जो एग्जाम्पल दिया, टेलीकॉम को सरकार कहां से कहां ले आई है। बेशक इसमें कुछ हद तक कुछ पिछली सरकार का दोष हो, सुप्रीम कोर्ट ने जो कैंसिल किए लाइसेंस उनका दोष हो, लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि अगर पहले 14 प्लेयर थे जहां पर इंडिया के अंदर टेलीकॉम में, तो कम से कम 8 प्लेयर 10 प्लेयर या 9 प्लेयर या 6 प्लेयर रहते। आज की डेट में हालत ये हो गई है वोडाफोन और आइडिया जो मर्ज होने के बाद भी निकलने की तैयारी में है, केवल एयरटेल किसी तरह से लड़ रहा है। इसके खिलाफ मैं एक और चीज बताता हूँ, जियो के खिलाफ उस समय क्या हुआ था, कैसे इन्होंने कानून को धता बनाया था। इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने पहले बोला था, उसके बाद 1 साल तक इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था, जो कि मार्केट की रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिल्कुल खिलाफ था और कोर्ट में भी लोग गए हुए हैं, शायद अभी तक फैसला नहीं आया है। आप बिल्कुल गलत तथ्य दे रहे हैं, बिल्कुल गलत तथ्य दे रहे हैं। आप सुनिए, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। हाँ, एक मिनट। बिल्कुल गलत तथ्य दे रहे हैं। संविधान व्यापार संविधान के सामने नहीं चलता। नोटबंदी के टाइम में फ्री किया गया और नोटबंदी को कैसे आपदा को अवसर में बदला किसी एक आदमी ने, वो पूरी दुनिया ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा। ठीक है, कैसे सबकी आइडेंटिटी को, उस आइडेंटिटी को जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा कि आपका आधार कार्ड आपसे कोई नहीं ले सकता है, उसकी पहचान कोई नहीं ले सकता है किसी भी कागज के बदले में या कोई भी चीज देने के बदले में, उसके बाद भी आधार कार्ड का डाटा दिया गया। धर्मेंद्र जी फिर आप आपत्ति उठा सकते हैं जी। ठीक है, मैं एक बात, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक अलग प्रश्न ये कह रहा हूँ जो मित्र ने, जो धर्मेंद्र जी ने उठाया है, शैलेंद्र जी अपनी बात पूरी कर लें। जी, मैं पहले तो इनके द्वारा जो खड़े किए गए बीच में प्रश्न, उनका जो है बिंदुवार जवाब दे दूं। जो ये एक तर्क दे रहे थे हमारे मित्र कि नोटबंदी इस वजह से की गई क्योंकि मुकेश अंबानी को फ्लोरिश करना था, जियो की लॉन्चिंग थी, तो ये तर्क उसी तरह से है जिस तरह से एक लेमैन जिसको अर्थशास्त्री कोई समझ नहीं है, तार्किक जो है उसका जवाब ये है कि कोई भी टेलीकॉम कंपनी बिना इनवॉइसिंग के पैसा उगाही नहीं करती उपभोक्ता से,
तो वो पैसा जो बिलिंग के साथ में लिया जा रहा है वो अकाउंट फॉर होता है, वो टैक्सेबल मनी होती है, उसमें जीएसटी ऑलरेडी जो इंक्लूड होता है, जो पहले सर्विस टैक्स होता था। तो ये तर्क एकदम जो सिरे से खारिज करने वाला है, पहली बात। दूसरी बात जो ये कह दे कि मैं ईयर वाइज, अरे सुनिए साहब, जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए। जो आपने कहा ना तो नोटबंदी क्यों की गई उस समय, अरे मैं नोटबंदी का भी जवाब देता हूँ आपको, सुनिए। अरे सुनिए सुनिए सुनिए, नोटबंदी का जवाब देता हूँ आपको। रिलायंस जियो को जो लाइसेंस दिया गया है, रिलायंस जियो से पहले श्याम टेलीकॉम को जो लाइसेंस था, दैट इज द ओनली कंपनी जिसको जो पैन इंडिया वाइज जो 23 सर्कल में टेलीकॉम पे लाइसेंस था, और उसको ये व्यापारिक समझ है कि उस कंपनी को वो परचेज कर रहे हैं और जो वो आगे अपने को ले जा रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जो लोग विरोध करते हैं, क्या वो जियो का फोन नहीं इस्तेमाल करते? एज ए उपभोक्ता आपको उससे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, आप ये बताइए मुझे। मैं यहाँ पर इंटरवीन कर रहा हूँ, मैं इंटरवीन करते हुए कुमार श्रीकांत जी को इसमें शामिल कर रहा हूँ। आपको वापस आऊंगा, जैनेंद्र जी आपके पास वापस आऊंगा, शैलेंद्र जी आपके पास वापस आऊंगा। श्रीकांत जी, जैनेंद्र जी एक बात तो सही कह रहे हैं कि सरकार का ये दायित्व होता है कि किसी भी क्षेत्र में, इकोनॉमी के किसी भी क्षेत्र में किसी की मोनोपोली ना हो जाए, लेकिन साथ ही साथ कई चीजें और भी कंसिडर करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पे गए होंगे तो उसको जीएमआर ने बनाया है। आप अगर हैदराबाद एयरपोर्ट में गए होंगे तो उसको भी जीएमआर ने बनाया है। अब नोएडा में एक हवाई अड्डा आ रहा है, ठीक है, और उसको भी मान लीजिए वो ठेका भी अगर जीएमआर के पास चला जाता है उस हवाई अड्डे को बनाने का, और आप या मैं कहते हैं कि हमें ठेका क्यों नहीं मिला, मान लीजिए मोनोपोली नहीं हो, मतलब कि सबको मिलना चाहिए ना, आपको या मुझे क्यों नहीं मिला? तो हम तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, हमारे पास वो संसाधन नहीं है कि हम एक एयरपोर्ट बना सके। और इसलिए अगर 2-3 कंपनियां ही हैं किसी एक क्षेत्र में तो घुमा फिरा कर उन्हीं को मिलेगा हर ठेका। बाकी कंपनी अगर टिक नहीं पा रही है, क्योंकि अगर टेलीकॉम का भी हम एग्जांपल ले ले, मैं माफ कीजिए थोड़ा और समय ले रहा हूं, टेलीकॉम का भी अगर हम लें तो 1995 के अंत की तरफ हमारे यहां सेलफोन्स आए, भारत में सेलफोन्स आए, और उस समय हमने देखा, अगर दिल्ली की बात करें, मैं दिल्ली और कलकत्ता के बारे में जानता हूं और थोड़ा बहुत नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया के बारे में। दिल्ली में केवल भारतीय एयरटेल था और एसआर ग्रुप का, जो रुइया बहुत बदनाम ग्रुप है, उनका एसआर सेलफोन था। अगर आपको याद होगा, एसआर सेलफोन बंद होते होते वो हच बन गया। हच जब भागा यहां से तो वोडाफोन बन गया। ठीक है, तो ये जो पूरी यात्रा है एसआर सेलफोन से हच से लेकर वोडाफोन तक, इसमें आप देखिए कि उपभोक्ता के पास केवल 2 ही चॉइस होता था कि अगर आप एयरटेल से खुश नहीं हैं तो आप दूसरे पे जाइए, इससे अधिक ज्यादा कंपटीशन नहीं है मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कुछ जियो को फायदा पहुंचा दिया। लगभग 15-16 साल का समय मिला था इन लोगों को एस्टैब्लिश होने के लिए, लेकिन ये इनके पैर लड़खड़ाते ही रहे, ये जम ही नहीं पाए कभी। जी, देखिए, मुझे लगता है कि जैनेंद्र जी जो बात कह रहे हैं, तो जैनेंद्र जी मैं तो कहूंगा कि आपकी पार्टी सत्ता में आए और हर एक चीजों पर रिजर्वेशन कर दे, कि एयरपोर्ट बनाने में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए और केवल उन्हीं कंपनियों को एयरपोर्ट का ठेका नहीं मिलना चाहिए। बाकी अति पिछड़े और जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है अपनी कंपनी, उनको भी एक बार अवश्य मौका दे। तो जिनेंद्र जी, आप उस एयरपोर्ट में, अरे सुन तो लीजिए, सुनते क्यों नहीं आप? माइंड कर देता हूं, जब भी कोई आप अपना माइंड, किसी देश में कोई कंपनी अगर पहले से कोई काम नहीं करती है, तो आपका शरीर धीरे धीरे ब्रॉड हो रहा है। मैं बहुत सारे क्षेत्र बता देता हूं कि जैसे टेलीकॉम जब एयरटेल और एसआर शुरू हुई थी, तो इनमें विदेशी जो पहले से काम कर चुकी थी टेलीकॉम क्षेत्र में कंपनियां, उनकी सहभागिता के लिए कहा था। जैसे कि मुझे एक बात बताइए, इंश्योरेंस होता है, जो इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस जब 1999-2000 में शुरू किया था, तो सरकार ने ये कहा था कि कंपनियां वही बिड कर सकती हैं, इंडियन कंपनियां, जो कोई बाहरी कंपनी जो पहले 15 साल इस क्षेत्र में काम कर चुकी है उसको साथ लेके आएगी। अब ये एक तरीका होता है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि मेरे देश में अगर कंपनी नहीं है तो मैं केवल अंबानी को दूंगा या अडानी को दूंगा। एक कंपनी जो एयरपोर्ट का रखरखाव पिछले 15 साल से कर रही है, उस कंपनी को पिछले 3 साल में एक भी ठेका नहीं गया। जान सकते हैं क्यों? ठीक है जैनेंद्र जी, आपके पास, अरे बोलने तो दीजिए जैनेंद्र जी, सुनिए, मैं एक छोटी सी सलाह दे रहा हूँ जैनेंद्र जी को। जैनेंद्र जी सुनिए, इतना मत चिल्लाए करें, आप इतना तेज मत बोला करें, बीपी बढ़ जाएगा
और आपको पता है आसपास का माहौल ऐसा है कि अगर आप बीपी नपवाने डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले वो आपका कोरोना टेस्ट कर देगा। तो प्लीज प्लीज, हमें आपकी चिंता है, हमें अपना प्रोग्राम करना है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, जिनेंद्र जैसे लोगों ने, आपको पता है नई संसद बनने का जब ठेका टाटा ग्रुप को दिया गया तो उसको लेकर बहुत हो हल्ला काटा और अपनी छाती पीटी, रुदाली रोदन किया, चूड़िया तक फोड़ डाली उन्होंने सीने पर मार मार के, और उसमें सुब्रमण्यम स्वामी भी थे। मैं आपको बताऊं जिनेंद्र जी, कभी वो सुब्रमण्यम स्वामी कभी कभी उनको देशद्रोही कह दिया ना उन्हीं के पार्टी वालों ने, सुन तो लीजिए, मतलब जो उंगली उठाएगा लेकिन वो जब अरे आप देशद्रोही है। सुनते नहीं है यार जिनेंद्र, हम तो प्रॉब्लम क्या सुनते हैं। है? नहीं, अरे किसी ने नहीं बीपी कहा बढ़ गया गलत हो तो तथ्य देते पानी हैं, पिया किसने कहा करें। देशद्रोही उनको? बीपी बढ़ गया नहीं, है तो अपनी मिश्री बात वाला पूरी पानी, कीजिए श्रीकांत जी, डली, हाँ। हाँ देखिए डली वाला मिश्री आती है, भारत में मिलती है, उसका पानी पिया करे, बीपी ठीक लगेगा। ठीक है, मैं आता हूँ। तो जब उनको रिकॉर्ड्स पता चले, जब पता चले कि नेशनल इंटरनेशनल तकरीबन 8 से ज्यादा कंपनियों ने बिडिंग किया और सारी कंपनियां इस लायक थी कि वो नया संसद भवन बना पाए, पर सरकार को लगा कि ये कंपनी जो है जल्दी बना के देगी, बेहतर बना के देगी और पैसा भी कम लगेगा। देखिए इस पर ये स्पर्धा का समय है। आप अच्छा बोल लेते हैं तो आपको मौका मिलेगा, मैं बुरा बोलता हूं तो मुझे मौका नहीं मिलेगा। अब डजंट मीन कि आप अपने मुंह में मुमियाते रहें और आप सुजीत जी को बोले कि सुजीत जी ने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। आप समझिए जिनेंद्र जी, और दिक्कत क्या है, जिनेंद्र जी जैसे लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं आजकल ना ट्विटर पे और फेसबुक पे एक भ्रम फैला रखा है। वो भ्रम क्या है, JIO, जियो, जियो का लोगो लगा के, जियो का लोगो लगा के ना, वो आप देख रहे हैं कि अनाज भरने वाले जो कट्टे होते हैं, जो आप जानते होंगे जिनेंद्र जी, आप तो कट्टे वगैरह बेहतर जानते होंगे, जिसपे अनाज भरा जाता है 50 किलो, बोरी 70 बोरी। किलो, 35 किलो, बोरी, जिसे बोरी कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में, हमारे दर्शक समझते होंगे। झूठ फैलाया जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि जियो की बोरी में अनाज की पैकिंग शुरू हो गई है। अच्छा, वो फुटेज और वो फोटो रियल है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो जियो की ही बोरी है, वो जो कट्टा है वो जियो का ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जियो कंपनी का नहीं है। आपको पता है जब नया जियो के नाम से ये आया ना, नेटवर्क फोन आया ना, आपको पता है जियो के नाम से प्रेशर कुकर बनने लगे, साइकिल का टायर बनने लगा, जियो के नाम से पता नहीं क्या क्या बनने लगा, तो वो जियो के नाम से वो है। और ये फैक्ट चेक किसने किया है? एक जिनेंद्र जी के प्रातः स्मरामी हृदय वंदनीय एक व्यक्ति हैं जो अल्ट न्यूज और ये सब चलाते हैं, उसी ने ये फैक्ट चेक करके दिया है। तो जिनेंद्र जी आपके लिए वो पवित्र है होली। ठीक है, अरे सुन तो लीजिए यार, सुनते नहीं है, लेकिन आप एक मुझे बीपी बात बढ़ जाएगा, बताइए कि जो जिस बीपी बढ़ जमीन का जाएगा, जो बीपी मध्य बढ़ प्रदेश में जाएगा। जमीन है और उसके आप लीज उत्तर कैंसिल प्रदेश में करके रहते दोबारा हैं, से योगी आदित्यनाथ जो का कागज शासन है, कैंसिल सबसे हो गए पहले थे कोविड उनको टेस्ट दोबारा होगा, से जमीन सबसे पहले का कोविड टेस्ट होगा ट्रांसफरेबल आपका। कैसे हुई? प्लीज सुनिए, मैं बता रहा हूं ना, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, मैंने आपको हाँ। सुना, धैर्य के साथ आप भी सुनिए, बाकी लोग भी सुनेंगे प्लीज। तो प्रॉब्लम क्या है कि गलत नैरेटिव सेट करने का काम है इनके पास। ये भूल गए कि यस बैंक का जो फाउंडर है वो 7 करोड़ में एक पेंटिंग खरीदता है, ये भूल गए। और वो पेंटिंग कौन खरीदता है, किसकी पेंटिंग है, शायद मुझे लगता है इनको आइडिया नहीं है, मेल करना पड़ेगा। पूर्व रक्षा मंत्री, पूर्व के कार्यकाल में पूर्व रक्षा मंत्री की पेंटिंग एक आदमी खरीद लेता है, पता चलता है यार ये अलग आदमी है। ममता बनर्जी दीदी, चप्पल वाली दीदी, 40 रुपए की रिलैक्सो की चप्पल आती है, उनकी भी पेंटिंग, अच्छा वो गधा घोड़ा कुछ बना नहीं पाती, उनकी भी पेंटिंग जो है कोई खरीद लेता है। अरे समझ नहीं आता यार, सीधे पैसा दे दो ना, ये सब पेंटर्स हो जाते हैं। और जिनेंद्र जी को ये बात समझ नहीं आती है ना, प्रॉब्लम क्या है जिनेंद्र जी के साथ। पढ़िए, आपके लिए संदेश है श्रीकांत जी। ठीक है, जियो की पार्टी लॉन्च होना बाकी हो, सबसे पहले जिनेंद्र भाई उसको जाकर ज्वाइन करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, देखिए आप कितना भी निगेटिव बना दीजिए, मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, मैं एक लाइन में फाइनलाइज कर रहा हूँ, फाइनलाइज भी करने दिया, सुने। अच्छा सुनने वाला अच्छा बोल लेता है, मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। नैरेटिव और परसेप्शन सेट करने की सब कुछ लड़ाई है। इन्हें पता है कि अगर ये गरियाएंगे नहीं, अगर उनकी कमियां और खामियां नहीं बताएंगे तो इनको कल की डेट में सामने जाकर किसको बोलेंगे। अब मोदी के अवगुण निकाल नहीं सकते, मोदी की दिक्कतें नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं आपको बताऊं पूरी सरकार हो या देश हो, वो उद्योगपतियों के बिना चल सकती है क्या? आपको तो शुक्र मनाना चाहिए कि पीठ के पीछे या पर्दे के पीछे नहीं, सामने आकर मोदी सरकार ने तमाम उद्योगपतियों के साथ मीटिंग की, उन्होंने कहा कि मुझे
तमाम आरोप लगे, लेकिन मैं भी फिर उद्योगपतियों के साथ डट कर खड़ा हूं, क्योंकि वो नौकरी देते हैं। आप भूल गए क्या? आप 800 रुपए का 2 GB डाटा लेते थे भाई साहब, तब आपके गुर्दे लाल नहीं होते थे। आज आप 200 रुपए में आपको रोज 1.5 GB डाटा मिल रहा है। तो जिनेंद्र जी पढ़ेंगे उसी डाटा से, इस्तेमाल भी वही डाटा करेंगे, लेकिन गरियाएंगे भी यही। यानी कि सुनिए तो, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, खाई हो गेहूं रही वो गेहूं, प्रॉब्लम जिनेंद्र जी के साथ ये है, सब कुछ कहेंगे लेकिन गरियाएंगे वही। नहीं रहा था मार्केट में, जब इन्होंने फ्री अरे देना आपका शुरू डाटा किया, चलता ही नहीं है, जो एक आपका साल डाटा तक नहीं फ्री चलता दिया, है, उसके आपका बाद डाटा सारी फोकस है, कंपनियों ने अपने आपका दाम डाटा घटाए। फोकस है। यही तो हाँ, केवल यही क्यों एक घटा तरीका लिया? था कि मोनोपोली अगर किसी की है, जितने ज्यादा मतलब आपके पास वापस देने आएंगे वाले आएंगे बाजार में, उतने ही सस्ता। आपके पास वापस आएंगे जैनेंद्र जी। मंतोष जी, हम हाँ। 2008 में जाते हैं पीछे, और आपको पता है क्यों 2008 में जा रहे हैं? सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस आपके देश में हुआ था, और उसमें उसके बाद एक बहुत बड़ी बहस शुरू हो गई थी पूरे अंतरराष्ट्रीय पटल पे और खासकर अमेरिका में, कि ये जो पूरे विश्व को जो अंधेरे में धकेल दिया गया, अमेरिकी पॉलिटिक्स ने या अमेरिकी इकोनॉमिक्स ने पूरे विश्व को, और हमारे देश पर भी असर पड़ा था उसका। हमारे यहाँ रिसेशन नहीं हुआ था, लेकिन स्लो डाउन हो गया था सब प्राइम मॉर्टगेज क्राइसिस की वजह से। लेकिन उसमें जो इकोनॉमिस्ट के बीच में तर्क हो रहा था, तर्क ये हो रहा था कि हालांकि अमेरिका को कैपिटलिस्ट देश माना जाता है, ये जो बैंक सारे डूब गए, एनबीएफसीज डूब गए, इसके पीछे सोशलिज्म कारण था। कैसे? वो ऐसे कि जॉर्ज बुश के जमाने में, उससे पहले जॉर्ज बुश हुआ करते थे, आपके देश के लोगों को पकड़ पकड़ के बोला जाता था कि लोन ले लो, लोन ले लो, चाहे उसके वापस चुकाने की औकात हो या ना हो। और इस तरह से जबरदस्ती लोगों को लोन बेचा गया। जब वो वापस नहीं कर पाए पैसा, तो बैंक सारे डूब गए, आपके जो लेनदार थे, देनदार थे, वो सब डूब गए। तो ये पहले तो ये बताइए कि अगर इस तरह की कोई घटना भारत में घटती है, अगर नरेंद्र मोदी किसी से कहते हैं कि नहीं आप जियो का ही फोन खरीदिए, अगर नरेंद्र मोदी किसी से कहते हैं कि नहीं आप अडानी के ही प्रोडक्ट्स यूज कीजिए, तब शायद, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। मैं कभी कभी ये सोच के हैरान होता हूं कि बराक ओबामा ने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया। उसके तुरंत बाद बराक ओबामा की सरकार बनी जॉर्ज बुश के बाद, कि ये किस तरह का कैपिटलिज्म है जहां पर कि सरकार बैंकों और एनबीएफसीज की तरफ से आम आदमी को बता रही है कि भाई तुम लोन ले लो इससे। जी तो चलेंगे इस पे, लेकिन दैट वाज नॉट द मेन शो जिसके लिए आए थे। तो पहला था कि कैपिटलिज्म, उसको हम अंबानी अडानी के साथ जोड़ेंगे, उसको जोड़ेंगे हम अंबानी अडानी के साथ। हाँ, लेकिन एक चीज हम जैनेंद्र जी के समर्थन में जरूर कहेंगे कि बहुत अच्छा पॉइंट रखे जैनेंद्र जी। एंड पॉलिटिकल मेरे ख्याल से आपकी शुरुआत है, let other people don't get under your skin. So have your approach, keep your coming back to this one, तो आपको मानना चाहिए या हम लोग को कि इट इज कैपिटलिज्म का एसेंस है। पैसा कैसे कमाना है, ये यहाँ का एसेंस है। चाहे कोई भी पॉलिसी, अमेरिका सस्ते में बाजार की दुकान इवन अफ्रीका में बेच रही है, तो अफ्रीका में बेचने का इसका मतलब नहीं कि वहां फिलैंथ्रोपी कर रही है, वहां भी पैसा कमा रही है। दो ही पैसा कमा रही है, लेकिन दो करके इतना पैसा कमा रही है। जैसे मैकडोनल्ड का हर बर्गर पे 6 सेंट कमाता है, लेकिन वॉल्यूम में कमाता है। वही वो लोन की विधा में थी। लोन की विधा में दोनों आउटलुक थे कि काफी लोगों को घर मिल जाए, सोशलिस्ट आउटलुक था। जिनके पास पैसे नहीं है वो भी घर अफोर्ड कर सकें, मिनिमम चीज। लेकिन एक दूसरा मुद्दा जो न्यूयॉर्क मैनेज कर रहा था, उसमें प्रॉफिट देख रहा था कि कैसे उस जो लोन देते हैं उसको प्रोडक्ट बना के टुकड़े टुकड़े में बेच के अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसको बेचें एज ए प्रोडक्ट बना के लोन वैल्यू को, और वही टूटा। यही खतरा इंडिया में क्रोनी कैपिटलिज्म का है। क्रोनी कैपिटलिज्म मोदी के जमाने से नहीं शुरू हुआ, इट वाज ऑलवेज, यू ऑलरेडी सेड। मुद्रा 90s में उसको मिला था अदानी को, जब ये कांग्रेस गवर्नमेंट थी। लेकिन अदानी became Adani from 2003 to now when he became partner with the totally aligned, totally openly with Modi ji. मैं तो खुद ही काफी भुगता हूँ वो बिजनेस, जब मेरा इंजीनियरिंग करियर था तो। So I have a very few study and there were various points जिसमें उनको रैपिड ग्रोथ हुआ। जैसे आज भी जैसे बोल रहे थे जैनेंद्र जी, 30 बिलियन लोन है
अदानी पे, अंबानी पे कम। अंबानी इज वेल मैनेज, somebody said, शैलेंद्र जी। तो हम अंबानी को वो क्रोनी में उतने नहीं डालते, अदर देन मोनोपोलिस्टिक नेचर। मोनोपोलिस्टिक ऑडिट जैसे अभी चाइना में जैक मा पे भी हो रहा है, यहाँ पे फेसबुक से, गूगल से, सबको है। एक लेवल से ज्यादा आपका बिजनेस मोनोपोलिस्टिक होने लगता है तो स्टेट कम्स एंड इंटरवेंस। वहां नहीं हुआ जियो के केस में, द वे इट हैपेंड। सो आज देखिए पाइपलाइन जो कम्युनिकेशन का है, जो डेटा का कम्युनिकेशन से लेके मीडिया, फेसबुक, पूरा लाइन अंबानी के साथ। पावर, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट हब, नाउ रेलवे भी, एयरलाइन हब, ये अदानी के पास। ये दो चीज पे, ये दो कॉन्ग्लोमरेट। स्पेसिफिक डेटा देंगे आप, क्योंकि ये सब जो आप कह रहे हैं ये डेटा हमारे पास नहीं है। हम फॉरवर्ड कर देंगे। एक्चुअली हम अभी वही देख रहे थे, एंड दैट इज व्हाई वेस्टर्न वर्ल्ड स्क्रीन शेयर भी इस्तेमाल करना चाहें आप, मुझे वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अदानी को रॉकफेलर ऑफ मोदी बोलते हैं, दर्शकों को दिखा सकता हूँ। रॉकफेलर ऑफ मोदी बोलते हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में उसको। एक्चुअली फाइनेंशियल टाइम्स में गूगल करिए, फाइनेंशियल टाइम्स में आर्टिकल भी आया था, रॉकफेलर ऑफ मोदी, यू विल सी अदानी। और कैसे हुआ, तो उसी में कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, अब तो टुकड़े टुकड़े में नहीं दूंगा। तो कोई भी अनिल अंबानी क्यों डूब गया? अनिल अंबानी क्यों डूब गया? अब वो दूसरा बहस था, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम ये जो दिखा रहे हैं अदानी कैसे आ गया, उस पर भी तो सरकारों का हाथ था ना, उस पर भी आशीर्वाद था। तो फिर उनका पर्सनल मैनेजमेंट था, लेकिन अंबानी वाज पुअरली मैनेज्ड, पुअरली मैनेजमेंट यू कैन से। लेकिन हम अदानी का केस आपको बता रहे हैं, ही वेल मैनेज्ड अपना, लेकिन आज भी मैक्सिमम लीवरेज है। हालत तो इतना है कि ये देखिए, कार्माइकल प्रोजेक्ट ऑस्ट्रेलिया है, कहीं भी कोई लफड़े का घर अगर आप खरीदने जाइए तो आपको बैंक लोन नहीं देगा, कहीं से भी नहीं। कार्माइकल अफ्रीका के में एसबीआई, स्टेट रन गवर्नमेंट $1 बिलियन लोन देने जा रही है अदानी को। हाई लिवरेज्ड इंडियन स्टेट के, यहाँ भी इटली से, फ्रांस से ग्रीन एनर्जी उसकी कंपनी में मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ओनली इन लिवरेज की ही इज द गाय हु इज द नियर टू मोदी, दैट इज द ओनली थिंग रादर देन द डेटा, एंड पीपल आर विलिंग टू डू दैट। और फिर एसेट वैल्यू एस्केलेशन, और उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अडानी का उत्थान जो है वो चिमन भाई पटेल के अंतर्गत शुरू हुआ, जब उनको एक मिनट सर रैपिड ग्रोथ जो हुआ संतोष जी, ये आपका परसेप्शन है? नहीं, ये आपका परसेप्शन है या फिर लेफ्टिस्ट ये थॉट है? आपको क्या लगता है प्रॉब्लम क्या है संतोष जी? कि हम लोग ना हमेशा सरकार को, आप मुझे बताइए, एक उद्योगपति बेहतर काम कर रहा है, बेहतर नीयत के साथ कर रहा है, वो 10 लोगों को जॉब दे रहा है और आप विपक्ष में है, इसीलिए आप केवल क्योंकि आप सरकार को गरिया नहीं सकते, सरकार की दिक्कतें खामियां आप निकाल नहीं सकते, तो आप सबसे बढ़िया चीज ड्रॉ कर दीजिए और लाके किसी उद्योगपति के साथ जोड़ दीजिए। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमने तो यहाँ की बात करना है। नहीं, मेरा परसेप्शन राइट और लेफ्ट नहीं है। आप अपने परसेप्शन को केवल प्याज की तरह उगाड़ रहे हैं। प्याज एक के बाद उसके वो निकलता है ना, एक उदाहरण परत निकल रही है। कर रहा हूं, जैसे अभी इंडिया में 5G लाने की बात हो रही है, क्योंकि हमारे फोन सब अभी डेटा सब 4G पे चलता है। अब मुकेश अंबानी ने कहा है कि अगर मैं एस्टैब्लिश करता हूं 5G तो आपको चीनी मदद की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और चीन जो है एक टांग पे खड़ा है हमारी मदद करने के लिए। हुआवेई जो बहुत ही बदनाम कंपनी है, आपके देश के दोनों सरकारें, चाहे रिपब्लिकन सरकार हो या डेमोक्रेट हो, हुआवेई से बहुत डरती है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, हमारे डेटा चुरा कर ये बीजिंग भेजते हैं, बीजिंग सरकार की सेवा में। अब अगर आप मुकेश अंबानी के पीछे पड़ जाए तो हुआवेई के लिए तो बहुत आसान हो जाएगा अंदर घुसना, क्योंकि और किसी के पास कॉम्पिटेंसी नहीं है 5G लाने की। नहीं, नोकिया उसको कर रहा है, नोकिया कर रहा है, पर नोकिया बहुत महंगा है। हुआवे के पास एडवांटेज है कि उसके प्राइसेस काफी चीप रहते हैं। और इनिशियल जितना जियो के नेटवर्क लगे हैं सारे में वो चाइनीज ही इक्विपमेंट लगे। मैं खुद ही टेलीकॉम बैकग्राउंड, हुआवे हम लोग का कॉम्पिटिटर था, स्विचेस बनाते हैं, सो आई नो दैट। उसमें भी अगर आप देखेंगे कि हाउ दोज उनके वैल्यूएशन नेटवर्क के कैसे हुए हैं, जो माल $3 लाख में हुआवे बेचता है पूरा यूनिट, उसको कैसे इंपोर्ट अदानी की कंपनी जो ट्रांसमिशन खास करके बॉम्बे वाले सेटअप पे नेटवर्क में इनवॉइसेस हुआ है सऊदी से, एंड क्या कॉस्ट आया वो नेटवर्क बिछाने का, और उस बेसिस पे क्या रेट की प्राइसेस एप्रिशिएशन हो, और उस रेट पे
जितना लागत दिखाया गया, कितना बैंक से उस पर लोन लिया गया, ये अपने आप में विषय का अपने आप में चीज है वैल्यूएशन का, जो हाउ दिस क्रोनिक कैपिटलिज्म एंड इट ग्रोज। तो वो एक डिफरेंट इशू है। हम जो कहना चाहते थे, क्रोनिक कैपिटलिज्म इज नॉट द न्यू थिंग, इट हैपेंड। एंड ये जो एग्जांपल लेके जो ये डिबेट चला था, उसमें हम एग्जांपल दिए आपको कि क्यों जैसे अदानी को रॉकवेलर ऑफ मोदी बोलते हैं फाइनेंशियल वर्ल्ड में, वर्ल्ड के फाइनेंशियल में, और गूगल करिए, बहुत अच्छा फाइनेंशियल टाइम्स में, और सारे ये आंकड़े आपको मिल जाएंगे। राइट नाउ एक और एग्जांपल, छोटे छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ। 8 गीगावाट मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि एक भी तथ्य नहीं दिया गया है, सिर्फ जो प्रतीकात्मक बातें की जा रही है, तथ्य एक भी नहीं है। जो ये एक और दिक्कत है, एक और की बात होती है तो आंकड़े लिखे जाए। नहीं पढ़ा है। नहीं, शैलेंद्र जी, शैलेंद्र भाई सही कह रहे हैं। अभिजा और व्यंजना में बात हो रही है, उधार के शब्दों में बात हो रही है, लेकिन फैक्चुअल अभी भी एक मुझे कोई रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला कि कोई किसी चीज को प्रमाणित किया जा सके। हालांकि मंतोष जी एक कैपिटलिस्ट देश में रहते हैं, मैं वैसे ही बता देता हूँ। एक में नोट जनेश जी आपके पास आ रहा हूँ, शैलेंद्र जी आपके पास भी आ रहा हूँ, और इस प्रश्न के साथ आ रहा हूँ, आप सभी बारी बारी बोलिए इस पर। जैसे 8 गीगावाट का टर्म पे, संतोष जी, एक टर्म पे मुझे घोर आपत्ति है, और वो है क्रोनी कैपिटलिज्म। मेरे विचार में क्रोनी सोशलिज्म हो सकता है, क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं हो सकता। क्यों? कैपिटलिज्म आप कहते किसको है? कैपिटलिज्म एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर लोग कैपिटल के पीछे भागते हैं। एक वो यूटोपिया है जहां पे सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं होती, हर चीज फ्री होता है। आप किसी भी चीज का धंधा करना चाहें आप कर सकते हैं। आप आर्म्स पे भी धंधा कर सकते हैं, ड्रग्स पे भी धंधा कर सकते हैं। मैं अच्छा या बुरा नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि हर चीज फ्री है करने के लिए, कोई भी धंधा आप कर सकते हैं। तो जब कोई सरकार ही नहीं होगी तो आप क्रोनी किसके बनेंगे? तो ये क्रोनी का जो सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, क्रोनी सोशलिज्म इसलिए हो सकता है क्योंकि सोशलिज्म में लिमिटेड कंपटीशन होता है और सरकार तय करती है कि मार्केट में कौन घुसेगा और कौन नहीं घुसेगा। क्रोनी खाली उसी रूप में नहीं होता है, क्रोनी दूसरे रूप में भी होता है कि पॉलिसी आपके सुविधानुसार चेंज होती है। जैसे ये ऑक्शन हुआ एयरपोर्ट का, तो ठीक ऑक्शन के पहले पॉलिसी चेंज हुई कि पास्ट हिस्ट्री नेसेसरी नहीं है। पास्ट हिस्ट्री नेसेसरी नहीं है तो मौका मिला अदानी को उसमें एंटर करने का, एंड ही हैड द मैक्सिमम लिवरेज फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 170 रुपया प्रति मैन के हिसाब से ही बिड इट, एंड उसका वो लोएस्ट बिड हुआ और स्वीकार हुआ। और उसी के बाद वो जो 6 जो एलोकेटेड हुआ, उसमें से 3 ही सेट के कोरोना के कारण मेरे पास फंड नहीं है, आई कैन नॉट टेक दोस 3। और फिर उसके तुरंत बाद उसी में एक तरफ बोलते हैं कोरोना के कारण मेरे पास फंड नहीं है, आई कैन नॉट मैनेज अनदर 3। बॉम्बे वाले ने जो बॉम्बे एयरपोर्ट जो बनाया था, वहां जाके उसका पार्टनरशिप लेते हैं। दैट इज अ डेटा देयर, जस्ट यू इन्वेस्टिगेट देयर। एक तरफ तो when you do the policy changes for someone and take advantage, गोड्डा में कोयला का पावर प्लांट बन रहा है झारखंड में, वहां काफी लोग आपत्ति कर रहे हैं। अलोकेशन होने के बाद मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, बस 1 मिनट मंतोष जी की बात को 1 मिनट क्रॉस चेक करने के लिए प्लीज। मंतोष जी, मैं 1 मिनट आप सभी लोगों से चाहूंगा, तो प्लीज देखिएगा भी प्लीज। मैं एक छोटी सी बात बस बोलना चाहूंगा, सॉरी टू से आप सभी लोगों को विनम्र। आपको पता है 2002 में जब दंगे हुए थे, आप जिस फाइनेंशियल कैपिटल की रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं। 2002 में जब दंगे हुए थे, 2004 से लेकर 2005 तक अरुंधति रॉय ने आपको पता है कि मैगजीन में और अलग अलग जगह पर ये आर्टिकल्स लिखे। नरोदा पाटिया, आपको पता होगा कि गुजरात में एक जगह है, और एक पूर्व सांसद थे कांग्रेस का, उनकी हत्या को लेकर बात आई थी कि उनको सरेआम मार दिया गया था, काट दिया गया था। मैं केवल नैरेटिव बता रहा हूं आपको, मंतोष जी सुनिएगा प्लीज। उनको काट दिया गया, उनको मार दिया गया, ये नैरेटिव था। और अरुंधति रॉय ने सुजीत जी, अरुंधति रॉय ने आपको पता है विदेशी अखबारों में और विदेशी मैगजीन में क्या लिखा, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा उन सांसद का जिनकी हत्या कर दी गई थी 2002 के दंगों में, ठीक है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा। अरुंधति रॉय ने लिखा कि उनकी एक बेटी को, हाँ जाफरी साहब, हाँ, तो उनकी बेटी को नंगा करके, निर्वस्त्र करके, सड़क पर खड़ा करके, दोनों पैर काट के तब जिंदा जलाया गया, और उनके बड़े बेटे को
अतड़िया, पेटों की अतड़िया निकालकर सड़क पर खड़ा करके तब जिंदा जलाया गया, और उसको दिखाने के बाद उसके बाप को जिंदा जलाया गया। और इस चीज को लेकर मोदी का अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, और मार्मिक फैक्ट नहीं था लेकिन मर्म डाल के अरुंधति रॉय ने तमाम मैगजीन और अखबारों में इन चीजों को लिखा। ये 2004 से 2006 की बात कर रहा हूं। आप ये सोचिए कितना मार्मिक चीज है। आदमी मरने को मजबूर हो जाएगा ये पढ़कर, ये लिखकर। और मोदी को एज अ बूचर समझा गया और उसको ब्लॉक कर दिया गया कि वो कहीं आ नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। जाफरी साहब की बेटी निकल के आई कहां से? अमेरिका से, और जाफरी साहब का बेटा निकल के आया अमेरिका से। उसने कहा कि हम इकलौते बेटे हैं और मैं इकलौती बेटी हूं, मुझे नहीं मारा गया, मैं जिंदा हूं और मैं अमेरिका में थी 2002 में जब दंगा हुआ। और उसकी बात को, उसकी बेटी और उनके बेटे की बात को किसी ने नहीं चलाया, किसी ने नहीं दिखाया। इसे कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग करना, इसे कहते हैं पर्सपेक्टिव या एक परसेप्शन को बिल्ड करना। जो मंतोष जी उदाहरण दे रहे हैं वो वही है। और अरुंधति रॉय और तमाम मैगजीन ने एक बार माफी नहीं मांगी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक निर्वाचित सीएम को लेकर, ये एक निर्वाचित नेता को लेकर आपने उसकी छवि को धूमिल किया, जो काम आज भी हो रहा है और लगातार हो रहा है। ये 2002 से लेकर 2020 का समय हो गया, ये लगातार हो रहा है। अरुंधति रॉय आगे आई, नहीं आए। वो तमाम मैगजीन और तमाम वो लोग आगे आए, नहीं आए। बल्कि वो लड़की आगे आ गई जिसका पेट काट के उसको जला दिया गया। अखिलेश जी, काफी समय से नेरेटिव सेटिंग है मंतोष जी और जिनेंद्र जी, जिसे आप लोग बार बार करते हैं। प्लीज कुमार श्रीकांत जी ने जैसे नैरेटिव जैसे एक व्यापक विषय को उठाया, मैं एक व्यापक विषय उठाना चाहता हूं, रिच इज इविल। ये जो एक नैरेटिव है, और सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले कौन है? रिच इज इविल, जो खुद रिच हैं। क्यों? ताकि उनके वेल्थ पे कोई कंपटीशन ना हो। जैसे मान लीजिए अरुंधति रॉय का नाम लिया कुमार श्रीकांत जी ने, कितने बड़े बंगले में रहती है और किसकी अनुकंपा से रहती है ये आपको पता ही होगा। इसी तरह से बहुत बड़े महान सोशलिस्ट हमारे देश के प्रशांत भूषण है। दिल्ली एनसीआर में 14 मकान उनके तो मैं ही जानता हूं, और कितने मकान होंगे पता नहीं। बहुत बड़े सोशलिस्ट हैं वो। ठीक है, आप देखेंगे नहीं कि कोई गरीब आदमी कह रहा है कि मार्केट में कंपटीशन नहीं होना चाहिए और सोशलिज्म ही होना चाहिए। जितने भी टीवी स्टूडियोज में ये फैशनेबल लोग आते हैं, कॉकटेल पार्टीज में जाते हैं और कहते हैं भाई बहुत क्रोनी कैपिटलिज्म है, नहीं होना चाहिए। अगर क्रोनिज्म नहीं है वो नहीं होते। हाँ अखिलेश जी। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार। बेसिकली अगर किसी एवरेज पिक्चर को आपको बेचना है, किसी एवरेज स्टोरी को बेचना है ना, तो आप उसके सामने एक बढ़िया विलेन खड़ा कर दीजिए, आपकी स्टोरी बिक जाएगी। मार्क्सिज्म सोशलिज्म को बेचने के लिए आपको एक विलेन चाहिए था। हाउ आर यू गोइंग टू सेल मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म टू द कम्युनिटी? कि उसको दिखाओ, डर दिखाओ कि अगर मैं तुम्हारे पास नहीं हूं तो वो देखो कैपिटल अदानी आ रहा है तुम्हारी। कल का आप जो राहुल गांधी ने वो लड़की रिपोर्टर के सामने जो बोला, आप उसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तुम्हारे बाप ने पैसा लगाया, अंबानी आके तुमको लेके जा रहा है, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कितने गरीबी से पढ़ाया, और तुम्हारे बाप देख वो कौन कमा के लेके जा रहा है? अंबानी कमा के लेके जा रहा है। अब आप सोचिए, एक सीरियसली, मतलब आई थिंक इफ मेरा रोष क्या कह रहा है कि आई वुड हैव स्लैप्ड दैट गाय। प्लीज अंडरस्टैंड मेरा रोष। यार तुम एक इतने बड़ी, मतलब एक जिम्मेदारी के बाद पर तुम राष्ट्रपति से मिलके आ रहे हो, देश तुमको सूरज सुन रहा है, कुछ तो लॉजिक लगाओ। आप किस हौवे को खड़ा करना चाहते हो देश में? अंबानी क्या करेगा? घोड़े में आएगा, सेना लेके आएगा, तुम्हारी जमीन और तुम्हारा अनाज पूरा लेके चला जाएगा। क्या बेचना चाहते हो तुम? तो एक पहली बात यह कि आपने बिल्कुल सही बात बोला कि जो कैपिटलिज्म जो है ना इस देश में, सोशलिस्ट लोग ने इस देश में, जैसे नेहरू एंड इंदिरा गांधी बोथ वेयर द बिगेस्ट stupids and idiots in terms of economics management. They never know anything about economics, anything about finance things. And उन्होंने क्या कर दिया? बस एक, I'm sorry to say this word, but I'm okay on a public platform. I'm using a strong word for that. I'm sorry, but I have to use it. अपना रोष प्रकट करने के लिए। तो आप जो सबसे बड़ा इन्होंने काम किया, और आज मुझे चाहे जैनिन जी जैसे उभरते राष्ट्र, मतलब जो नेता लोग हों या कोई भी हो, मुझे इनसे एक सबसे बड़ा विरोध रहेगा कि हाथ जोड़कर कृपा कर आप लोग देश की आर्थिक व्यवस्था को देखिए। अर्थव्यवस्था जो होती है, मैं एक मिनट पर आपको पूरा खत्म करूंगा।
अर्थव्यवस्था जो होती है ना, इट रन्स ऑन एन एंटरप्राइजिंग प्रिंसिपल, it runs on some investment, it runs on rate of investment, there are certain basic economic principle. उसको कोई सोशलिज्म से लेना देना नहीं है, उसको कोई कैपिटलिज्म से लेना देना नहीं है। There is आप फिर serious, अर्थव्यवस्था को ले, आप बार-बार अर्थव्यवस्था को मत लाया कीजिए। अर्थव्यवस्था जिस हाल में पहुंच गई है 2016 के बाद से, मैंने एक ग्राफ भी आपके साथ शेयर किया था। जैनन जी कैसे भाजपा की 2016 नोटबंदी के बाद से इनकम और एसेट दोनों ऐसे बढ़ी हैं, ग्राफ में मैंने आपको शेयर किया था, ठीक है। और बाकी अर्थव्यवस्था के 20 सेक्टर जो मेन सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग के, सारे के सारे एक देखिए जैनन जी, बीच में नया टेंजेंट मत खोलिए, बीच में नया टेंजेंट मत खोलिए, प्लीज अंडरस्टैंड। लेट अस, आप बार-बार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात, और किसकी बात कर रहे हैं हम, और किसकी बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था की तो बात नहीं होगी तो किसकी बात कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था की दूसरी बात यह है, दूसरी बात यह है कि जैनन जी एक मिनट बात करिए, हमारे साथ जुड़े हैं। हाँ जी, मैं एक मिनट मुझे एक मिनट दीजिए। अखिलेश जी अपनी बात 2 वाक्य में पूरी कीजिए, फिर राकेश जी को मैं। एक मिनट। जैसे मैंने इस विषय पर जब भी जितनी भी डिबेट हुई है उस पर मैंने हमेशा बोला है, कपास पैदा कर देने से शर्ट नहीं पैदा हो जाती है। कपास से लेके शर्ट के बीच में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है। अनाज आपने पैदा कर दिया और वो हाइपर मार्केट पे अनाज पहुंच गया। आप ये नहीं कि मेरे को 10 रुपए क्यों मिला, वहां 40 रुपए क्यों है। ये अर्थव्यवस्था, इसके बीच में एक अर्थव्यवस्था है, एक मार्केट है, एक इकोनॉमिक फोर्सेस हैं, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, रेगुलेटर्स होते हैं। बट देयर हैव टू बी एन प्राइवेट एंटरप्राइज प्लेयर्स हु विल बी प्लेयर्स दैट government cannot be a player, government can be a regulator, but government have to open those platform to let the players come in there. गेहूं उग जाने से रोटी नहीं बन जाती, गेहूं उग जाने से रोटी नहीं बन जाती। राकेश सिंह परमार जी वकील हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कमेंटेटर हैं, आपका बहुत स्वागत है। देर आए दुरुस्त आए। राकेश जी, ये तमाम राजनेता अंबानी अडानी का हवा खड़ा करके किस प्रकार का भविष्य देश को बेच रहे हैं, किस प्रकार का वर्तमान और किस प्रकार का भविष्य? नमस्कार। एक तो देर से आया, क्षमा चाहूंगा। पहले तो जो लोग अडानी अंबानी का हवा खड़ा कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा अडानी अंबानी के भक्त हैं। ये रबड़ की तरह से आप जितना फोर्स से मारेंगे ना, उससे ज्यादा फोर्स से आएगा, ये विज्ञान का सिद्धांत। उदाहरण के रूप में कांग्रेस अभी इसी दिन किसान आंदोलन कर रही है और वहां पर अडानी ग्रुप को एक सबसे बड़ा सौदे का कैप्टन साहब ने समझौता किया है। जिस अरविंद केजरीवाल ने अडानी की फाइल खोलूंगा, अंबानी की फाइल खोलूंगा, अंबानी फाइल खोला था, प्रधान मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला जो माफी दिया वो अंबानी को ही दिया। वो एक अलग बात है। असल में है क्या कि जनता के पास जाएंगे कि मैं कुमार श्रीकांत के विरुद्ध हूँ, राकेश परमार के विरुद्ध हूँ, संजीव दास गुप्ता के विरुद्ध हूँ, तो शायद वोट उतना ही मिलेगा। अडानी अंबानी बड़ा सस्ता नाम है। वो एक तरह से ना विज्ञापन भी तो अडानी अंबानी की कर रहे हैं, नहीं तो अडानी अंबानी को इसके पहले लोग इतना नहीं जानता था। अडानी अंबानी जी तो मेरे ख्याल से 50-60 साल से बिजनेस में है, लेकिन इतना नाम उनका नहीं सुबह शाम जपा जाता था जितना आज जपा जाता है। ये उसी तरह से इनडायरेक्ट है जिस तरह से सलवारी बाबा ने एक कम्युनिस्ट नेता को बहुत मोटी रकम दी, कहने के लिए आप मेरा विरोध कीजिए। आप देखिए कि सलवारी बाबा के विरोध से सलवारी बाबा का मार्केट 10,000 करोड़ का हो गया, क्योंकि वो 12 सेकंड का 10 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया विज्ञापन आता है और वो फ्री में दिन भर चैनल पर चलता रहा उसके अगेंस्ट में। ये साजिशतर हुआ कार्यक्रम है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि मेरा अपना मानना है कि सरकार का नियंत्रण व्यवसाय पर और व्यवसायी पर, दोनों पर में डिसाइड करने को कहां नियंत्रण करे। मेरा अपना मानना है कि वो व्यवसायी पर नियंत्रण करे, व्यवसाय पर नियंत्रण ना करे। वो व्यवसायी अपना व्यवसाय चलाना जानता है तो उसको व्यवसाय कैसे करना है, लेकिन व्यवसायी पर तो नियंत्रण होना चाहिए। क्यों? हमने किसानों से भूदान आंदोलन के लिए खेत मांगा, हमने कहा कि भाई तेरा लिमिट कर दिया, 10 बीघा खेत होगा, तेरे बैंक में 2 लाख रुपया से ज्यादा नहीं होगा, तू 50,000 से ज्यादा जमा करेगा तेरे को पैन कार्ड बतानी पड़ेगी, 10 लाख से ज्यादा होगा तो इनकम टैक्स पूछा जाएगा, ये सब है। लेकिन हमने उद्योगपतियों से नहीं पूछा कि तू 10 कंपनियों की जगह 50 कंपनियां करेगा, हम तेरे से नहीं पूछेंगे कहां से आ गया।
तेरा मुनाफा 1000 करोड़ गुना ज्यादा हो गया, तेरा कहां से आ गया? राकेश परमार अगर अभी 10 लाख रुपया बैंक में जमा कर दे, तुरंत नोटिस आ जाएगी कहां से आया। लेकिन अभी अडानी एक कंपनी खोलेगा, अंबानी एक कंपनी खोलेगा, प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे और देश को प्राउडली सूचना देंगे कि आप गोइंग टू इंट्रोड्यूस न्यू कंपनी, वो एक बोलेंगे। इन विषयों पर जरूर कोई ना कोई एक बात है राकेश जी, ये जिस तरह के आप उदाहरण दे रहे हैं, वाकई जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, प्रमोद महाजन की एक ऐसी छवि बन गई थी। इनफैक्ट बहुत बड़ा हंगामा हुआ था अटल जी के शासन काल में, जब वो AT&T का उद्घाटन करने गए थे और उनको लोग कहने लगे थे, मतलब बहुत ही गलत शब्द है, उनको लोग दलाल कहने लगे थे। खैर, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शैलेंद्र दुबे जी, इस तरह के उदाहरण से लेकिन वाजपेयी सरकार बचती रही है। वाजपेयी सरकार को कम से कम प्रत्यक्ष हम नहीं देखते हैं कि किसी के पक्ष में खड़ी होती है, बल्कि जब खड़ी हो भी जाती है, जो उनके अपने लोग नहीं है, जैसे श्रीकांत जी ने येस बैंक का उदाहरण दिया, तो मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मतलब ही ये होता है कि मुनाफा हो तो भी आपका, घाटा हो तो भी आपका, उस पर जनता का दबाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अगर यही बात तो करना, तो बेल आउट पैकेज क्यों? मुनाफा मेरा हो, बेल आउट पैकेज सरकार को। अगर भ्रष्टाचार की वजह से येस बैंक डूब गया, तो येस बैंक पर विश्वास करने वाले उसके जो शेयर होल्डर हैं, उनके जो डिपॉजिटर हैं, वो भुगते। हम क्यों भुगतेंगे? हमने कभी कपूर फैमिली पे विश्वास किया ही नहीं था, हमने येस बैंक में पैसा लगाया ही नहीं था, तो हमारे जैसे करदाताओं के पैसे को लेकर येस बैंक को रिवाइव क्यों किया गया? शैलेंद्र दुबे जी, नेक्सस है ये। हाँ, देखिए सुरजीत जी, अब विषय थोड़ा महत्वपूर्ण है। साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि इसको जो है प्रतीकात्मक डिबेट ना बनाएं, कुछ जो है काम की चीजें सुन लें। होता क्या है कि व्यापार हमेशा वही व्यक्ति करता है जो मैनेजमेंट ओरिएंटेड है। तमाम वो लोग जो है जिनका मैनेजमेंट से कोई लेना देना नहीं है, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, जो है उनको व्यापार की समझ नहीं हो सकती। मैनेजमेंट जो है घर में भी होता है, रिश्तों का भी होता है, टाइम का भी होता है, व्यापार का भी होता है। तो जीवन में जो सबसे बड़ी और सबसे प्रभावी ग्रोथ के लिए जो चीज है वो है मैनेजमेंट। वो किसी स्ट्रीम से लेट नहीं करता कि वो लेफ्ट वाले को आता है या राइट वाले को आता है। मैं एक जनरल आपको लॉजिकल सबमिशन दे रहा हूं। अब आपने प्रश्न खड़ा किया था यस बैंक का जो है केस, तो इसका मैं आपको आंसर देना चाहूंगा। तो विडंबना ये रही है, मैं फिर ये कहता हूं, मैं कई डिबेट्स में इस बात को बोल चुका हूं कि आई वुड लाइक टू इनवाइट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिस्ट इन अ नेशनल डिबेट विद डेटा। मेरा मानना यह है कि 2008 से लेकर 2014 के बीच में इंडिया का इकोनॉमिकली सबसे बड़ा जो है ब्लैक होल था, सबसे बुरा दौर था। अब मैं कुछ डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? उदारीकरण जो है एक प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन उस पर बैलेंस करना कि उदारीकरण जो है आप सीमा से ज्यादा तो नहीं कर जा रहे हैं। जो आजादी के बाद से लेकर जब से जो इंप्लीमेंट हुआ है 1950 के बाद से लेकर 2008 तक, लगभग जो 60 वर्ष के दौरान जो लोन सैंक्शंस होते हैं जो है सारे बैंक्स के द्वारा, उसका एक जो कम्युलेटिव फिगर है वो है आपका 18.53 बिलियन डॉलर के आसपास का। वेयर एज 2008 से लेकर 2014 के बीच में जो लोन सैंक्शन होता है, स्पीड देखिए आप, जो है 6 साल के अंदर वो 52 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का जो लोन है, 52 बिलियन डॉलर। 60 वर्ष में आप जो लोन सैंक्शन करते हैं 18.5 लाख करोड़ का, और 6 वर्ष में आप लोन सैंक्शन करते हैं 52 लाख करोड़ से भी अधिक का जो है। तो ये सर्वविदित है, यदि मान लीजिए आप अपनी क्षमता से ज्यादा अगर आप जो है लोगों को दे देंगे, और जो आज एनपीए की बात आ रही है, तमाम जो है सरकारी बैंकों के ऊपर जो है, जिनके ऊपर दबाव डालकर उनको इंसिस्ट किया गया कि आप लोन बांटिए। अगर नरेंद्र मोदी जब 2014 में सत्ता में आए, अगर उनको राजनीति करनी होती, ये मैं ऑफिशियल डेटा दे रहा हूं जो आरबीआई प्रोवाइडेड है, राजनीति करनी होती उनको, तो जो है वो व्हाइट नोट पेपर ले आते और देश की स्थिति सामने रख देते कि भाई हमारे देश की बैंकों की हालत ये है। नोटबंदी का सबसे बड़ा कारण था कि बैंकों की हालत सुधारनी थी सरकार को। कोई अगर मान लीजिए मैं आपके पैनल पे हूं, अगर आपको सब लोगों को ये पता लग जाए कि शैलेंद्र दुबे दिवालिया हो गया आज की स्थिति में, तो मेरा कहना यह है कि अगर हर व्यक्ति के बीच मत बोला करो, नहीं जो गलत बोल रहे हैं तो
नहीं नहीं, आपके पेट में क्यों दर्द होता है हर बात में? जनेंद्र सुनिए ना, नहीं, गलत नहीं डाटा है, सही है, 100% correct है। डाटा को मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरी बात नहीं बता रहे हैं कि उस समय जो अरे आगे टोटल सुनिए तो, अर्थव्यवस्था आप बीच थी में कूद उसका रहे हैं, आप कितना सुनिए तो खर्च था जरा, सरकार के आप ऊपर, सुनिए। एक्सटर्नल और इंटरनल 70%। अरे आज की सुनिए, डेट में एक्सटर्नल और इंटरनल टोटल जीडीपी जैनेंद्र का मैं 90% अर्थशास्त्री पहुंच हूँ, गया है। जैनेंद्र मैं ये नहीं बता अर्थशास्त्री रहे हूँ, हैं। सुनिए जैनेंद्र, मेरी रिक्वेस्ट है अर्थशास्त्रियों, व्यापारियों, सुनिए, पार्टी बाद में, सुनिए अब काम की बात। मैं ये कह रहा हूं कि यदि आप सबको ये आवाज हो जाए तो मैं आज की स्थिति में हो गया हूं, तो आप कोई भी मेरे साथ रिश्ता रखना चाहेंगे? नहीं रखना चाहेंगे। तो 2014 में जिस समय ये सरकार आती है, उस समय इनके पास विकल्प नंबर 1 था कि ये व्हाइट नोट पेपर लाके देश की स्थिति अगर सामने रख देते का देश पे इतना डेट बढ़ गया है, यूपीए के रिजिम में जो है इस लेवल के लोन सैंक्शन, और जो लोन पहले लिया गया वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से, जो आपकी जो 6 यूनिट है उनसे, तो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया गया करप्शन में और लेस जो है डेवलपमेंट में। मैं आपको चूंकि समय नहीं है, मैं डेटा ये भी रख दूंगा, सरकार के मंत्री ये रख सकते हैं कि सरकार ने जो है खर्चा कितना किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, मैं ये भी डेटा रख सकता हूं, लेकिन समय का अभाव है। बात पर जनेंद्र जी, इसी बात पर हम लोग थोड़ी नीति पे चर्चा कर लेते हैं। हम ये नहीं कहेंगे, बीजेपी की बात नहीं करेंगे, कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, नीति क्या होनी चाहिए इस पर बात करते हैं। मैं यस बैंक का क्लोजर दे दूं, मैं यस बैंक का क्लोजर दे दूं आपको। यस बैंक का, यस बैंक की हालत के लिए जिम्मेदार जो है यस बैंक का, जिस तरह का टाइटल से इंडिकेटिव है, यस बैंक की पॉलिसी ये थी कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री कुछ भी हो, आप अगर हैं तो आपको जो लोन सैंक्शन कर दिया जाएगा। अब वो जो लोन सैंक्शन 2014 से पहले के रिजिम में जो है बाय प्रेशर और जो फ्रीली जो मतलब जो उनको दिया गया, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना। मेरा प्रश्न ये था कि ये है कि हमारे बैंकिंग सिस्टम में एक साल डूबने से एक साल पहले ही आरबीआई ने अपना एक अधिकारी भेज दिया। मैं आपके पास आ रहा हूं जनेंद्र जी, मैं जिस नीति का सवाल कर रहा था, मैं बंगाल से आता हूं। मैं जब एयरपोर्ट से अपने घर टैक्सी से आता था उन दिनों, जिस समय शारदा कांड बहुत बड़ा कांड नहीं हुआ था, तो उस समय हमेशा जितनी बार गया, हर टैक्सी ड्राइवर ने मुझसे कहा कि उसने शारदा में पैसे लगाए हैं। लेकिन जब मैं अपने घर पे अपने पड़ोस में पहुंच जाता था, वहां और पढ़े लिखे लोग रहते थे, उनमें से किसी ने भी शारदा में पैसा नहीं लगाया। लेकिन चूंकि गरीब आदमी में इतना व्यापक फैल गया था जिनके पैसे डूब गए थे, क्योंकि वो स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, शारदा वाले, चिटफंड वाले, तो ममता बनर्जी ने तय किया कि नहीं, अब करदाताओं के पैसे से, जिन्होंने शारदा में पैसा नहीं लगाया था, उन करदाताओं के भी पैसे से, क्योंकि करदाता तो सभी है, मुआवजा दिया जाएगा लोगों को। तो यस बैंक का केस और शारदा का केस अलग कैसे हुआ? यह नीति बननी चाहिए ना कि जिसने पैसा लगाया केवल उसका पैसा डूबे, बाकी लोगों का पैसा क्यों लगे? ये आपका मनपसंद टॉपिक है कि भिखमंगे वाला, ठीक है, ये मनपसंद है कि करदाता ने कह दिया तो उसका पैसा इस पे में और बिजनेस खोलने में या उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए तो दे सकते हो, लेकिन आप किसान का कर्ज नहीं माफ कर सकते हो, या गरीब आदमी जिसका पैसा और लेकिन किसी ने किसी का कर्ज माफ नहीं हुआ, गलत दे रहे हैं। राकेश जी बताइए, शायद जनेंद्र जी के पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। राकेश जी आप एक्सप्लेन कीजिए। नहीं, किसी का माफ नहीं हुआ, आप वही एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, आप ये नीति जानना चाह रहे हैं कि क्या हमें ऐसी व्यवस्था को बंद कर देना चाहिए जो सब्सिडी देती है या किसी भी घाटे का भरपाई करती है। लेकिन आप यही मोहम्मद रफी अता बन रहे हो क्या? धीरे धीरे किसान सम्मान निधि पैसा बैंक लेके भाग जाते हैं, ठीक है, बैंक लेके भाग नहीं जाते, मतलब उनको प्रॉफिट होता है, कितना होता है? 20,000 करोड़ का। कैसे? क्योंकि किसान को वो देते नहीं है उनका सफिशिएंट, जो उनकी फसल जितने की बर्बाद हुई होती है उसमें काट छांट करके 1/3 1/4 हिस्सा दे देते हैं, तो फायदे रहते हैं, संबंध में सवाल नहीं करते हैं। मेरे को बोले दीजिए, जी, किसी का कर्जा कोई और क्यों भरे? मैं इस बात का विरोधी हूँ। कर्जा मैंने अपने बेस, अपने इंटरेस्ट पर लिया था, मुनाफा होता तो मैं नहीं कहता कि इसमें से 30% 20% करदाताओं को दे दीजिए, जिनके करदाताओं से, क्योंकि तो किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी क्यों नहीं बंद कर देते? ये बताइए ना, किसान सम्मान निधि क्यों नहीं बंद कर देते? आप पैसा क्यों बांट रहे हैं लोगों में?
अरे यही तो ठीक कारण, है, यही तो कारण है। करदाताओं का ही पैसा मैं यही आ रहा हूँ, बांटना बंद कर देते हैं। मैं यही मुझे आ लगता रहा है हूँ। मुझे लगता है मंतोष जी इसका बेहतर जवाब देंगे। सुजीत जी। मंतोष जी के पास मैं जा रहा हूं। एक अजीब मतलब अमेरिका का के बारे में हम लोगों ने जब चर्चा की तो कुछ अजीब बातें जो हमने समझने की कोशिश की, जो भारत में रहकर समझ में नहीं आती है। इन्होंने फिर प्रोफेसर रमेश राव ने समझाने की कोशिश की। खैर कुछ चीजें तो अभी भी समझ में नहीं आई। एक और चीज जो समझ में नहीं आती है, मंतोष जी प्लीज समझाइए। डोनाल्ड ट्रंप भारत में आते हैं और मोदी से शिकायत करते हैं कि आप हार्ले डेविडसन बिकने क्यों नहीं दे रहे हैं यहां पर। मैं ये नहीं समझता कि भारतीय प्रधानमंत्री कभी विदेश में जाकर कहेगा कि भाई आप मुकेश अंबानी का प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदने दे रहे हैं किसी को, आपके देश के लोगों को। ये तो आप ही के देश में संभव है। तो डोनाल्ड ट्रंप भी अपने आप में एक यूनिक कैरेक्टर थे। नहीं, लेकिन आपके तमाम राष्ट्रपति, सभी अमेरिकी राष्ट्रपति इंडस्ट्रियल हित की बात करते हैं। अमेरिका के तमाम राष्ट्रपति सेल्समैन है और वो आप लोगों की व्यवस्था में आपको नॉर्मल लगता होगा। हमें बड़ा अजीब लगता है कि नेता जो है वो सर्फ एक्सेल बेच रहा है हमारे घर पे आके। मैक्सिमम राष्ट्रपति तेल कंपनियों में नौकरी कर चुका है, भी ध्यान रखिएगा। ज्यादातर राष्ट्रपति तेल कंपनी का एम्प्लॉय रहा है। खैर आप समझिए, वो अमेरिकी व्यवस्था उचित कैसे है आप समझाइए। एक लाइन हम बहुत पहले भी आप कहीं फोरम पे कई बार बोल चुके हैं कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड इज ऑलवेज ट्रांजैक्शनल। बहुत कीवर्ड है, शुरू से ही हम बोले थे। जब ये हाउडी मोदी भी हो रहा, जब ये हाउडी मोदी भी जब ये शुरू हुआ, दिस इज फॉर यू। या सो I'm not die-hard Biden supporter. I voted Bush personally level way before. So that is not true. And the point जो हम ये बोल रहे थे कि very transactional है और वही कैपिटल मार्केट का इनका मेन है। और उसी कारण आप देखते हैं कि अचानक रिलेशन इवन वेस्ट यूरोप से भी थोड़ी देर के लिए गड़बड़ा गया था, क्योंकि ट्रांजैक्शनल पे दिक्कत, भले ऊपर में होता था कि नाटो में ज्यादा पैसा दे रहा हूँ इसलिए वो बोल रहे थे, लेकिन मेन था कि जर्मनी वाज कैप्चरिंग मोर मार्केट देन द यूएस इन सम ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। एंड अभी ट्रम्प के समय में रिलेशनशिप वाज अ लिटिल बिट डाइसी। लेट्स सी हाउ इट गोस एंड यू विल सी दैट फिर ये इनका जो ग्लोबलाइजेशन का जो ट्रीटी है इट इज गोइंग टू गो बैक। जैसे नाफ्टा ट्रीटी था, ये पैसिफिक चाइना पैसिफिक का ट्रीटी था, डोनाल्ड ट्रम्प कैंसिल कर दिए थे। दे आर गोइंग टू गो इन दैट ग्लोबलाइजेशन वे। So that was the Trump bet to do that, but going to your point, it was transactional. वो हार्वी अपने आप में ये मैचो यहाँ का उसका जो ट्रम्प का जो बेस है उससे अलाइंड मोटरसाइकिल है। मिडवेस्ट से लेके सबको। लेकिन मैं कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रम्प अकेले नहीं है, आपके तमाम राष्ट्रपति सेल्समैन जैसा बिहेव करते हैं। इट इज अ ट्रांजैक्शनल। आप हमें क्या दोगे, हमसे क्या खरीदोगे, हम आपको क्या बाजार देंगे, और उसी में इंडिया का ग्रोथ के संभावना भी मैं दिखता हूँ। नहीं वो तो है हमारे देश में नेता जाते हैं विदेश में तो वो कहते हैं कि देखिए ट्रेड डेफिसिट है, हमारा ट्रेड इम्बैलेंस है, हम आपसे इतना इंपोर्ट करते हैं और उससे कहीं कम हम आपको एक्सपोर्ट करते हैं। इन सब ऐसे ब्रॉडर टर्म्स में तो बात होती है, लेकिन स्पेसिफिक कंपनी तो बोल तो रहा हूँ। जैसे हम वहां पर जाकर मोदी वहां बाहर जाके कहे कि नहीं आप एरियल से कपड़े मत धोइए, सर्फ एक्सेल से धोइए, सर्फ एक्सेल से मुझे कमीशन मिलता है। And that's why I said it is a Trump specific company name because उसका पॉलिटिकल ये था उसके बेस में। उसी तरह जैसे फोर्ड कार है अमेरिकन अलाइंड विद फोर्ड, GM कार है अमेरिकन अलाइंड विद दैट वन। उसी तरह हार्वी डेविडसन है अमेरिकन अलाइंड विद दैट वन। पर्टिकुलरली उसका बेस कैलिफोर्निया में भले नहीं, लेकिन मिडवेस्ट से अलग प्लेसेस पे it is aligned. So when Trump used that word, it was less for India, more for his base in US. लेकिन एक और दिक्कत है मंतोष जी, एक और दिक्कत है, और इस पर जो भारत से जो लोग पैनल में जुड़े हैं उनसे भी मेरा ये प्रश्न है। कुछ देर के लिए हम बनिया की तरह सोचते हैं। चलिए जनेंद्र जी, जब आप कहते हैं कि किसी एक बनिया का किसी एक नेता के साथ खास रिश्ता है, तो मैं तो कहता हूं कि वो असली बनिया ही नहीं है, महामूर्ख है, महा बेवकूफ है। इसलिए क्योंकि जिस दिन उसकी सरकार नहीं रहेगी इसका बिजनेस तो डूब जाएगा। इसलिए कोई बनिया अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि किसी एक नेता के ज्यादा नजदीक हो
और किसी से दूरी बनाए रखे, क्योंकि सत्ता तो कभी भी परिवर्तन हो सकता है, उसका तो भट्टा बैठ जाएगा। नहीं, भारत में अलग चीज है, भारत में अलग चीज है। बनिया पहले पलटी मारता है। अंबानी परिवार पहले गांधी परिवार के करीब था, जैसे मोदी हुआ पहले ही आ गया, तो नेता के करीब नहीं होता। उनका संबंध एक मिनट कुमार श्रीकांत साहब, इन दो नंगी आंखों से विदाउट चश्मा सलवारी बाबा को राहुल गांधी के रिसेप्शन पर 3 से 4 घंटा से ज्यादा मैं बैठे देखा हूँ, क्योंकि आधा घंटा मैं भी बैठा था, मेरे कॉलेज में सोलेज बाबा बैठे थे, मैं गया 1.5-2 घंटे के बाद अंदर, हम लोग करीब 2 घंटे के बाद मैं बाहर निकला, तब भी सलवारी बाबा बैठा ही था। बल्कि मैंने मजे में बोला, बाबा कब तक बैठोगे यार? बोला तो है, देखो एक आदमी, वो नाम नहीं रखूंगा, मिलवाने का कह रहा है। ये सलवारी बाबा जब वहां से निराश हुआ तो मोदी बाबा को पकड़ लिया फायदे में। आज उनके भारत सरकार के गोदाम दुकानों पर इनके माल बिक रहा है। ये फिर कल कांग्रेस की सरकार आएगी, सलवारी बाबा फिर पतलून पहन करके वहां चला जाएगा। बिजनेसमैन सत्ता का साथी है, किसी और का साथी नहीं। जी जैनेंद्र जी, एक और उदाहरण सुन लीजिए। जब भी बजट होता है, किसी भी सरकार का बजट हो, और उसके बाद सभी अखबार वाले, मीडिया वाले जाते हैं उद्योगपतियों से रिएक्शन लेने के लिए कि इस बार का बजट कैसा रहा। आपने आज तक नहीं सुना होगा किसी बनिए ने कहा होगा बहुत घटिया बजट है, या फिर सीआईआई का कोई समारोह हो रहा हो, फिकी का कोई समारोह हो रहा है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहा है कि ये सरकार बहुत बेकार है, क्योंकि वो बनिया ही नहीं है। अगर वो किसी से दुश्मनी कर ले, वो सबसे मान मनोवल करके चलता है, किसी को नाराज बजाज नहीं, लेकिन वो राहुल बजाज ने कहा था। दोनों का जो, लेकिन वो राहुल बजाज हो सकते हैं, राहुल बजाज को छोड़कर दोनों नहीं, राहुल बजाज का वजह था, राहुल बजाज का कारण था, मैं नहीं कह रहा हूँ। राहुल बजाज के कहने का कारण था कि क्यों उन्होंने मोदी जी पर कहा था, वो बहुत बड़ा कारण है। अच्छा नहीं लगेगा डिबेट में कि राहुल बजाज ने क्यों ऐसा कहा। नहीं, लेकिन मैं कहूंगा अगले राउंड में मैं कहूंगा वो बात। मैं मैं बताना चाह रहा था कि जब चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, एक उद्योगपति दोनों को देता है, लेकिन जब उसे पॉसिबिलिटी लगती है कि इसके आने की ज्यादा चांस है, तो वो पिछले साल से, 1 साल पहले से या 6 महीने पहले से एक की फंडिंग बढ़ा देता है, एक की फंडिंग कम कर देता है। देता वो दोनों को है, ऐसा नहीं है कि दोनों। आज भी अगर कांग्रेस सरकार में नहीं है तब भी उसको दे रही है, कोई ना कोई दे रहा है। पिछले नहीं, मेरी शुभकामना है सुभाषपा को भी मिले, जो सरकार का आप लोगों को भी मिले, आप लोग भी कुछ बेहतर करें। भाजपा लेकिन दिक्कत यह है कि आप लोग उस अवस्था तक आएंगे तभी आपको महानिर्माण मिलेगा। वो 22.5 करोड़ आपने मुझे नहीं बोलने दिया, मैं आपको बोलने दूंगा। क्या जने एज ए सरकार भाजपा ने लगभग 1900 करोड़ रुपया खर्च किया था पिछले साल 2019 नहीं, आपको श्रीकांत जी चैलेंज कर रहे हैं, नहीं मान रहे इस बात को। नहीं, एक मिनट जैनेंद्र जी, क्या है सुनिए, एक होता है धुरताई करना और एक होता है गलबजाई करना। फिर वही मैं क्या कर रहे हैं? हाँ, आप दोनों में से क्या कर रहे हैं अभी? मैं एक्चुअली आपको देखा तो मुझे वो दोनों शब्द याद आ गए। क्या कर रहे हैं? मैं इन दोनों में से कोई नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सत्य का उत्पादन कर रहा हूँ। लेकिन आपका सुनिए प्रॉब्लम क्या है, नैरेटिव गलत हो तो क्या डेटा गलत हो तो नहीं, एक मिनट नहीं, डेटा नहीं, आपका डेटा भी गलत है, 2013 में डेटा भी गलत है। ठीक है, एक मिनट, 500 करोड़ से जैनेंद्र आप अच्छे मित्र हैं, मैं आपसे एक मिनट, जैनेंद्र आप अच्छे मित्र, मैं आपसे तफरीह भी लेता हूँ ऑन एयर डिबेट में। लेकिन जैनेंद्र जी, जैनेंद्र एक मिनट सुनिए, आप स्याह को स्याह कहिए ना, दिक्कत क्या है? स्याह को स्याह कहना, सफेद को सफेद कहना, लाल को लाल कहना। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग सोचते हैं कि स्याह को स्याह नहीं, लाल को पीला कहने से बाकी लोग आपको सपोर्ट करेंगे, बाकी लोग आपको पसंद करेंगे। तो ये बड़ी दिक्कत है, ये बड़ी समस्या है। लोग मूर्ख नहीं है। अगर आप कहेंगे कि अडानी अंबानी जो है वो मोदी के गोद में बैठा है, तो वो लोग ये भी देखते हैं अडानी और अंबानी इस देश में कितनी जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पता है जियो ने कितना जॉब प्रोवाइड किया है? आप लोगों को खस्ता हाल देखना चाहते हैं, बेरोजगारी में देखना चाहते हैं। सुनिए, आपको जॉब, अरे यार मिल रहे हैं, अडानी से जॉब नहीं है। लेकिन अखिलेश अडानी से जॉब नहीं है। जब पहले बेरोजगारी किया था तो पैसा इन्वेस्ट किया, लोग आए, लोगों ने मिलके बढ़ाया उस चीज को। आप उल्टा पकड़ रहे हैं कि अंबानी दे रहा है जॉब ना,
सुनिए ना प्रॉब्लम क्या है सुजीत जी, आज एक कहावत है यूपी बिहार में, मैं सुना दूं लोगों को, कहावत है यूपी बिहार में, मैं कहावत वो अच्छा खास तौर से राजनीतिक जो लोग होते हैं उनके लिए कहा जाता है कि आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता, तो जैनेंद्र जी के लिए वही है। इनको पता नहीं है ना इनको पता आता, निकाल दीजिएगा चारों तरफ का छड़ी है हमारा चुनाव चिन्ह, आप जाइएगा छड़ी ना, वो छड़ी को हर एक आदमी में बजाते नहीं है, वो हर एक आदमी को मिनट तोड़ते नहीं है, छड़ी चुनाव चिन्ह के लिए मिली, छड़ी हर जगह पे बजाने के लिए नहीं मिली। नरेंद्र जी और श्रीकांत जी हमारे साथ अखिलेश जी हैं, और इनके हमनाम जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो भरपूर उत्थान हुआ था वहां पर रिलायंस ग्रुप का, पूरे वेस्टर्न यूपी से लेकर बनारस तक हर जगह पावर कॉर्पोरेशन वगैरह मिला था, पावर कॉर्पोरेशन। कैसा समाजवाद है, वो अमर सिंह का अमर समाजवाद था, अमर समाजवाद। पार्लियामेंट में सब एक लैपटॉप समाजवाद और अखिलेश का समाजवाद कुछ अलग है शायद। नहीं तो पार्लियामेंट में सबको एक सारे स्कूलों में लैपटॉप बांटना किसका फायदा हो रहा है? व्हाट इज क्रोनी कैपिटलिज्म देम? हाँ। ये कहां से आ रहा है? ये किसके कर के पैसे? मतलब आप ये समझिए कि आप सिर्फ वोट के लिए, क्योंकि आपको 10 लाख वोट मिल जाए या 1 करोड़ वोट मिल जाए, आप उस वोट के लिए आप ये बोल रहे हो कि अंबानी नौकरी नहीं दे रहा है। अरे एक एंटरप्राइजिंग जब बिजनेस, जब सोसाइटी पर हमारी जो जनता जो है, जब वो एक एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड पे आएगी, जब वो एंटरप्राइजिंग एटीट्यूड पे आएगी कि हाँ भाई हमको एक एंटरप्राइजिंग करना है, तब जाकर जॉब जनरेट होता है, वेल्थ जनरेट होता है, एंड द जॉब एंड अंडरस्टैंड वेरी आइडियल। जब हम आइडियलिज्म की बात कर रहे हैं, एक मिनट अखिलेश भाई एक मिनट, मैं आपको पता है 2017 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले बीजेपी ने तकरीबन 40,000 प्लेटिना मोटरसाइकिल बजाज की खरीदी की थी। तो 40,000 मुझे बताइए क्या वो फाइनेंस किया होगा कि पैसा देकर किया होगा? पैसे से खरीदा होगा ना, तो वो भी तो फायदा उन्हीं को जा रहा है ना। पर प्रॉब्लम क्या है कि जैनेंद्र जी सुनिए ना, जैनेंद्र जी प्रॉब्लम क्या है, आप सिक्के का एक ही पहलू देखते हैं, दूसरा देखते नहीं। सिक्के के दोनों पहलू देखता हूँ। आप मुझे लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि कमल कीचड़ में कीचड़ में जाऊंगा तो मैं ग्राउंड पे एक मिनट मैं ग्राउंड पे बात कमल के पीछे नहीं पड़ेंगे, आप कीचड़ में ही जाएंगे। वो आपकी व्यक्तियों की ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं, उनके गुण अवगुण होते हैं, वो कमल को नहीं देखेंगे, कीचड़ को देखेंगे। और जैनेंद्र जी कीचड़ को ही देखते हैं। जो 2 मिनट दीजिए उसी पर बात करते हैं। जैन जी मुझे 2 मिनट दीजिए। आपके लिए एक शेर भी है, देखिए, जिसको भूल गई देश की घड़ी, उसका चुनाव चिन्ह छड़ी। एक मिनट मेरे को भूलेंगे जब हम लोग पहले रहे हों, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं, मेरा दोस्त अभी यहां से कोरोना हुआ, उसका जॉब गया, वो वापस इंडिया गया। नाउ ही हैड सम गुड मनी एंड ही हैज गुड एक्सपोजर एंड नाउ ही इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट एंड स्टार्ट अ फैक्ट्री इन चंडीगढ़। And it is requiring about 4-5 crores of investment, right? And वो elevators का बनाना है। I'm just telling, elevators के वो बनाना चाहता है। अब elevators में क्या प्रॉब्लम है? 2 बड़े नाम है इंडिया में, कोने एंड ओटिस। अब आप अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करेंगे एक लिफ्ट, जो लिफ्ट और एलिवेटर मैन्युफैक्चर करेंगे, चाइना में उसका 1000 गुना प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, अब अंडरस्टैंड वन थिंग, जो आदमी जा रहा है कि मैं अपने 5 करोड़ लगा रहा हूं मैं, उसके बाद मैं आपको वो विल ही नॉट अप्रोच द गवर्नमेंट कि मुझे कुछ तो ऐसे लॉस दो सो दैट इट इज फेवरेबल टू द, सो दैट आई कैन जनरेट। सो व्हाट इज रॉन्ग व्हेन इन एन एंटरप्राइजिंग अ बिजनेसमैन इज अप्रोचिंग द गवर्नमेंट and asking him certain kind of a legislative favors I'll tell you, that he can do business? Where the problem lies. अखिलेश भाई, मैं केवल एक चीज बताना चाहता हूँ। सुजीत, बस 1 मिनट रुक जाइए। जो आपका कौशल विकास, जो स्टार्टअप इंडिया था ना, जो आप बताना चाह रहे हैं कि सरकार उसको बेनिफिट देगी या कैश देगी, लोन वगैरह। स्टार्टअप इंडिया में लास्ट ईयर 18 लाख करोड़ रुपया डायरेक्ट स्टार्टअप में मैंने लोन लेके शुरू तो कर दी, इन्वेस्ट कर दिया, मैं कमाने लगा, कंपनी कमाने लगी। इस कंपनी में एक विदेशी कंपनी ने इन्वेस्ट किया, अब उसने इसी कंपनी के नाम से एक और कंपनी सेम इसी नाम से यही रजिस्टर करवा ली विदेश में। अब वो पैसा इंडिया से सीधे उसके अकाउंट में विदाउट टैक्स जा रहा है। ये इस तरह से 18 लाख करोड़ रुपए का लास्ट ईयर का घाटा है। ये रेगुलेशन इंडिया के नाम से, ये नियमों के अभाव के कारण होता है। जहाँ कुछ नियम बनने चाहिए वो नियम बना नहीं है। उद्योगपतियों पर नजर रखने की जरूरत है। मैंने शुरू में ही कहा था।
always we can say that Modi some scheme have failed. That's a different thing. That's a different Some attitude. schemes have not क्योंकि हम failed, but नीतियों पे बात all कर रहे हैं schemes थोड़ा। have failed. Okay, that can be your political statement that all scheme has आप failed. कोई That's सी भी nothing true. स्कीम बताइए, मैं राकेश उसका जी, No, that is हमारे- not. We are not मैंने debating. आपसे We are पूछा not एलपीजी debating on सिलेंडर the कितने performance of भरवाए government. जाते हैं, आप जवाब नहीं दे पाए। मैं बताता हूँ We are आपको, not debating on जितने the सिलेंडर performance लिए of गए थे उनमें से केवल 15% राकेश जयेंद्र जी आपके पास वापस आएंगे। जो अप्रोच सरकार को अप्रोच करने की बात है और जो ये लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, इस पे राकेश जी और मंतोष जी दोनों बारी बारी आइए। ये जो सरकार को अप्रोच करने की बात आती है, और अभी पिछले राउंड में कुछ लोगों ने राहुल बजाज का नाम लिया, मुझे याद आता है दिल्ली में एक बहुत बढ़िया मीडिया की दुकान है, मीडिया दुकान क्या बहुत बढ़िया आर्काइव है, सेंट्रल न्यूज एजेंसी उसको कहते हैं। कभी आप जाइए, आपको, क्योंकि हमारे युवा वर्ग के लोग जो हैं उनको याद नहीं है 90 का दशक, 80 का दशक, 70 का दशक, उससे पहले क्या हुआ करता था। तो ये राहुल बजाज जो हैं, जिन दिनों नरसिंह राव हमारे मार्केट को धीरे धीरे खोल रहे थे, अक्सर फ्रंट पेज पे, चाहे आप टाइम्स ऑफ इंडिया उठा लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स उठा लीजिए, फोटो छपता था उनका कि पीएमओ में गए हुए हैं राहुल बजाज। क्या करने गए हैं? ये करने, उनके गुहार लगाने की कृपया आप मार्केट को कंपटीशन के लिए ओपन मत कीजिए। ये वही लोग हैं जो शायद आज उस तरह की गुहार नहीं लगा पा रहे हैं। और हमारे भी व्यवसायी वर्ग के लोग कितने इनकॉम्पिटेंट है, ये भी एक उदाहरण दे दूं। आप लोगों ने या तो कोक या फिर पेप्सी पी होगी। पेप्सी जब आने वाली थी हमारे देश में, आई नहीं थी। सबसे बड़ा शेयर हमारे देश में सॉफ्ट ड्रिंक्स का था पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स के पास। थम्स अप 65% ऑफ मार्केट ऑक्यूपाई करता था। केवल ये सुनकर कि पेप्सी आने वाली है बाहर से, रमेश चौहान घबरा कर चला जाता है अटलांटा कोका कोला कंपनी को अपनी कंपनी बेच देने के लिए। उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है। मतलब जिस आदमी के पास 65% मार्केट शेयर है, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आने दो किसी को भी, मैं लड़ लूंगा। भाग के चला जाता है अपनी कंपनी को बेचने के लिए। Because we have not been used and trained towards the real enterprising environment. Right. खैर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनका, चूंकि उनका कोई मतलब उत्तराधिकारी नहीं था बिजनेस का, जिनको वो पार्ले सॉफ्ट, शायद वो पर्सनल कारण के लिए हुआ होगा, लेकिन ऐसा कोई कारण राहुल बजाज के पास तो नहीं था। राहुल बजाज पता नहीं क्यों उन दिनों पीएमओ के चक्कर लगाया करते थे। राकेश जी, क्यों लगाते थे चक्कर? देखिए, हम सब लोगों ने टेढ़ा करके स्कूटर पर किक मार करके आदतन बैठे हुए हैं। कई बार फुल पेट्रोल होता ना था, तब भी हम टेढ़ा किए हुए हैं। हमें मालूम ही नहीं था कि सेल्फ मार करके बुलेट भी स्टार्ट हो सकता है। हम लोगों ने एंटीना ऊपर घुमाया, नीचे बताया आ गया, रुक रुक रुक, चला गया। हमें ये पता नहीं था कि मेरे मोबाइल में हम सीधी बात कर सकते हैं। ये वही लोग चाहते हैं जो देश को टेढ़ा किए हुए होते थे और लोगों को जाने नहीं देते थे कि बिन टेढ़ा किए भी उंगली अगर उठा दिखा के मोटरसाइकिल स्टार्ट हो सकता है। ये वो लोग हैं जो ये चाहते थे कि हमें जहां देखो हमें कोई और ना आवे। अगर कंपटीशन बढ़ेगा तो उनका मात, देखिए खरीदार तो वही 100 करोड़ 125 करोड़ लोग हैं, उसमें अगर 50 कंपनी आएगी तो 50 बढ़ेगा। ये तकनीक विकास, और ये चाहते थे कि जैसा हमारा है कूड़ा करकट हम बेच दे। हमारी मजबूरी थी तो हम ये बुलेट और राजदूती रखे थे ना। अब तो पता ना, हम कहेंगे कि पाना तो आप बोले किसी कंपनी का, हाँ ये मोटरसाइकिल का नाम, वो बेशक ना हो। लेकिन अब आज इतनी ना मोटरसाइकिलें आ गई, इतनी ना मोबाइल कंपनी आ गई है, इतनी, तो वो सब लोग चाहते थे कि हमारा कूड़ा करकट बिक जाए। तकनीकी पर हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, लोग हमको छोड़ करके दूसरा ले लें। अब आप देखिए ना, बजाज स्कूटर किसी के पास नहीं। अब स्कूटी में तो होंडा का पाए, क्योंकि वो राहुल बजाज को तकलीफ इसी बात की है। राहुल बजाज चाहते हैं कि मोदी उनके स्कूटर बिकवा दे फिर से। हाँ, टेढ़ा करके स्कूटर चलाने वाले लोग हो, सीधा हो ही ना, वो यही चाहते थे, वही लोग परेशान थे। तकनीक जिसने भी खोला, मैं थैंक्स टू श्री नरसिम्हा राव साहब जिन्होंने ये सोचा कि मार्केट को खोला जा सकता है। वो अलग बात है कि उसको कुछ और अर्थव्यवस्था का नाम दिया गया, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो खुलापन अगले नरसिम्हा राव साहब ने दिया इस देश को, हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे।
कि उन्होंने इस मार्ग कम से कम हमको अलग अलग मोटरसाइकिल, अलग अलग मोबाइल, अलग अलग कंपनियों से जान पहचान कमाई। वरना हमको इंग्लिश फिल्म में देखते थे कि कार में बैठे बैठे आदमी रुपया निकाल रहा है, हमें बोला लगता है पड़ा होगा इसलिए उठाया। हमको क्या पता था कि एटीएम नाम की कोई चीज भी होती है, हम तो जानते भी नहीं थे ना। तो अब हम देख रहे हैं ये वही लोग थे जो अपना कूड़ा हमको बेचना चाहते थे, जो अब नहीं हो रहा है, इसी वजह से परेशान है। यही मंतोष जी, एक चीज तो हालांकि हमने आपके देश की व्यवस्था पर प्रश्न उठाया, लेकिन दूसरी तरफ एक चीज बहुत पारदर्शिता है आपके यहाँ पर कि कोई अगर लॉबिंग करता है तो वो अपने आप को लॉबिस्ट, बतौर लॉबिस्ट रजिस्टर कर सकता है, और उसके बाद उस ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोग सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि वहां का वही सिस्टम है। और इसीलिए शायद अगर ऐसा है कि जो लॉबी कर रहा है और खुले तौर पे कर रहा है, तो वहां पर शायद राष्ट्रपति का भी उसमें इन्वॉल्व हो जाना गलत नहीं माना जाता। लेकिन जो कहीं पर और प्रश्न है, जैसे मान लीजिए कि डिफेंस डील्स में जैसे आपके यहाँ पर बोइंग है, लॉकहीड मार्टिन है, और आप मोनोपोली की बात करते हैं। मोनोपोली के बाद एक और इशू आता है कार्टेलाइजेशन। जब 2-3 कंपनियां ही होती है जो देखती हैं कि और कोई है नहीं मैदान में, तो वो आपस में सेटिंग कर लेती है कि भाई हम एक दूसरे का गला नहीं काटेंगे। ठीक है, तो आपका इतना ओपन कंपटीशन का देश है, उसमें डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में केवल 2 कंपनियां क्यों हैं? बहुतों को खड़ा हो जाना चाहिए था अब तक तो। और खड़ी हैं, लेकिन सब कंपनीज हैं जो फीड करती हैं बड़ी कंपनी उसको, खास करके R&D सेक्टर में काफी हाईली सीक्रेट कंपनीज, जो काफी चीजें आप लोग नहीं जानते हैं, जो हम लोग के भी पार्लेंस में नहीं है। अब तो काफी उसमें देसी लोग भी इंजीनियर काम करते हैं, तो वी नो दैट, एंड यू नीड अ टॉप सीक्रेट क्लियरेंस टू गेट इन दोज जॉब्स। डिफेंस यूएस का वन ऑफ द पिलर है जिसके थ्रू ए ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप वर्ल्ड से करता है। ये आज से नहीं है, रूजवेल्ट के जमाने से है, फिर सॉरी FDR के जमाने से है। पहले वो लोग नौका बेड़ा से पूरा ट्रेडिंग राउट को सिक्योर किए, उसके बाद सामान बेचे। सो देयर शुड बी एनी मिस्टेक अबाउट द डिफेंस। डिफेंस इनका इतना सेफ्टी नेट वाला चीज है कि देयर इज नो दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक डिबेट और ब्ला 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 इज गोइंग टू देयर। क्या चीज है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या कर सकते हैं, सीधे उस पे है, और इसी के लिए वो सिक्योर है। एंड होल अमेरिका बिलीव्स इन दैट थॉट प्रोसेस कि उसको लिबरलाइज करके, ओपन करके, डेमोक्रेटिक करके, ये करके नहीं करना है। ऑन द वेपनरी साइड, कंट्रोलिंग द सैटेलाइट डेटा और एनीथिंग, कोई भी नया आविष्कार करे, उनको लगता है कि डिफेंस के लिए फ्रूटफुल है, सडनली उसको आपको अपने कवर में ले लेंगे और जितना पैसा है वो देंगे, और जाइए आप रिसर्च करिए और उसमें आगे करिए। तो देयर इज नो। अच्छा, इसी डिफेंस सेक्टर को अगर हम अपने कॉन्टेक्स्ट अंबानी अडानी से जोड़ें, तो हमारे यहाँ पर आपको पता होगा, वहां भी आपको खबर मिलती होगी कि पिछले 3-4 साल से डिफेंस सेक्टर को भी प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया गया है। और जो 2 कंपनियां सबसे बढ़ चढ़ के आगे आ रही है, एक तो टाटा है और दूसरा लार्सन एंड टुब्रो है। पता नहीं, इतना बड़ा मार्केट है और इतना ल्यूक्रेटिव है, तो अंबानी या अडानी क्यों नहीं आ रहा है इस फील्ड में? बाय द वे, रिलायंस डिफेंस बिलोंग टू अनिल अंबानी, नॉट मुकेश अंबानी, तो इसलिए मुकेश है ही नहीं इस फील्ड में। हमें लगता है थोड़ा डिफरेंट है। स्टिल वी आर लुकिंग एज ए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। वेस्टर्न वर्ल्ड के जो डिफेंस कंपनी है, ये इंडिजिनस ग्रोथ, इंडिजिनस R&D के वेपनरी बनाते हैं और फिर उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अभी ये फर्स्ट स्टेज का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का चीज इंडिया में नहीं आया है। स्टिल दे आर लुकिंग फॉर कि आप की टेक्नोलॉजी लाइए या, और उसको हम मास स्केल पे मैन्युफैक्चर करें, जिसको लो एंड काम बोलते हैं। तो इट विल टेक सम टाइम, वी आर नॉट येट देयर। और देन इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग मार्केट वैल्यू, कहाँ से उनको प्रोजेक्ट मिलता है, कौन उनको प्रोजेक्ट दिलाता है और किसमें उनको नफा नुकसान दिखता है। तो इट इज टोटली ऑन दैट स्केल, जस्ट लाइक TCS और अदर ये बॉडी शॉपर जो करते हैं, यहाँ से काम लेके इंडिया में लो कॉस्ट कंट्री में कराते हैं मास स्केल पे। तो इट इज दैट काइंड ऑफ थिंग, नॉट लाइक हम खुद ही कुछ बनाए हैं, सैटेलाइट जियो पोजिशनिंग सैटेलाइट बनाए हैं, ये किए हैं, एंड देन वी आर डूइंग मैन्युफैक्चरिंग, देन द गेम इज डिफरेंट, वी आर नॉट येट देयर। राइट। लेकिन साथ ही साथ हम इतना ये भी कह दें कि
इतना प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के बावजूद वो किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं कि अफगानिस्तान में जॉर्ज बुश ने जब सबसे पहले अपनी सेना भेजी, पहले 3 महीने तक तालिबान वाले हंस रहे थे कि इनको बम कहाँ गिराना है, बम जाके कहाँ गिर रहा है। तो ये है, ये F-16 F-18 फाइटर्स की ये हकीकत है, और उससे कहीं ज्यादा रशियन फाइटर प्लेन्स को एक्यूरेट माना जाता है। और खैर उसमें वो बात अलग आती है कि 20 साल पहले की घटना है, 30 साल, लेकिन आज भी देखिए अभी जो हम लोग साइन किए हैं जस्ट दिल्ली इंडिया, और इसमें इंडिया का जो वेपन है जो मार करेगा, उसकी जियो पोजिशनिंग एंड सैटेलाइट नियंत्रण के लिए अमेरिका मदद करेगा। हाँ। ये जो सपोर्टिंग सिस्टम है, अवैक्स हो गया या फिर जीपीएस हो गया, जितने भी प्रिसिशन इक्विपमेंट है आजकल अमेरिका अच्छा बना रही है। प्रश्न ये उठता है, अब तो गाड़ी पर मार दिया भाई, जी को तो कार में मार दिया। हाँ, अब तो नहीं, अंबानी अडानी के प्रश्न पर आते हैं, इसी चीज को जोड़ते हैं कि केवल सरकारी मदद मिलने से, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी की मदद मिलने से क्या किसी कंपनी को योग्यता प्राप्त हो जाती है, उसमें कॉम्पिटेंस आ जाती है, पैसा आ जाता है। कॉम्पिटेंस का अकेले कंपनी के भरोसे नहीं है, सोसाइटी हैज टू ग्रो दैट वे। तो इट इज, केवल हम अभी अडानी अंबानी को इसके लिए नहीं कह सकते हैं, दैट इज मोड ऑफ द ग्रोथ। कि इस ढंग के अगर आप नेता से दोस्ती हो गया तो लाइसेंस मिल जाएगा, नेता से दोस्ती हो गया तो ठेका मिल जाएगा, एंड देन इट बिकम अ कैपिटल। आखिरी राउंड के रिमार्क्स लेते हैं क्योंकि 1 घंटा से अधिक खिंच गया है, चर्चा खिंच गई है। राकेश जी, फाइनल रिमार्क्स कीजिए। मेरा फाइनल रिमार्क अपने उसी शब्द पर है कि हमें करे कोई भरे कोई वाली नीति से निकलनी पड़ेगी। ये चूंकि विशुद्ध रूप से राजनीतिक फायदा होता है कि 1000 आदमी का, अब रुपया लेके एक आदमी भागा, विजय माल्या जी रंगीन वीडियो और वो रंगीन फोटो बनाते रहे और बेल आउट सरकार देते रही हमारे पैसे से। वो इस वजह से कि उसमें सैकड़ों हजारों लोगों का पैसा फंसा है, उनका मिल जाएगा तो उनका वोट सिक्योर हो जाएगा। हमको हमारे देश में सिर्फ वोट बैंक के लिहाज से निर्णय नहीं लेनी चाहिए, देश के सेहत के हिसाब से भी निर्णय लिया जाएगा, तभी जाकर के ठीक होगा। नहीं तो करेगा कोई भरेगा कोई, और ये देश इसी तरह से चलता रहेगा, कभी विकास और विकसित नहीं हो सकता। दूसरे का बोझा दूसरे के सर पर। जी जैनेन्द्र जी, जब हम लोग छोटे थे तो आजकल जैसे अंबानी अडानी का नाम है, उस जमाने में टाटा और बिरला का नाम लिया जाता था, लेकिन इस तरह से नहीं। लोग ये नहीं कहते थे कि टाटा और बिरला को कांग्रेस ने बहुत मदद पहुंचाई है, इसलिए जब भी अमीरों का नाम आता है इन्हीं दोनों का नाम आता है। तो लेकिन उस समय भी था, बल्कि केवल यही नहीं, मीडिया में भी उनका दखल था। हिंदुस्तान टाइम्स जो है वो के बिरला ने फाउंड किया था, जो कांग्रेस का आदमी था, उस पर कोई भी पत्रकार नहीं बोलता है। न्यूज 24 जिस तरह से कांग्रेस का आदमी चलाता है, तो बहुत जमाने से हिंदुस्तान टाइम्स कांग्रेस का आदमी चला रहा है। उनका परिवार शोभना भारती जो है वो भी उस आज के तारीख में सारे न्यूज चैनल R&R का है, रामदेव और रिलायंस R&R, इसमें सारे न्यूज चैनल R&R। सुजीता, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। जब आपने का नाम, तो ये जानना जरूरी है कि पहले कुछ घराने जिन्होंने अंग्रेजों के समय में 1870 के बीच में अपने बिजनेस, लेकिन के बिरला ने नहीं, जो घनश्याम दास बिरला थे उन्होंने किया था, के बिरला ने नहीं किया था। हाँ, उन बाद में भी कृपा दृष्टि था कांग्रेस की, तब जाके। हाँ खैर, हाँ, मैं मतलब इन्होंने बिजनेस जब से शुरू किया वो अंग्रेजों के परपेच में ही और अंग्रेज साथ ही परमिशन ले शुरू किया था। लगभग सभी जो जितने आजकल 40 साल पहले या 30 साल पहले जो बड़े घराने थे, उनमें से ज्यादातर ने, अब उसमें से गोयंका भी थे, बिरला भी थे, टाटा भी थे, और भी मतलब जिनके हम लोग नाम नहीं जानते हैं, जैसे जो गोरखपुर वाले पब्लिकेशन वाले हैं, और मतलब बहुत सारे पब्लिकेशन हाउस, डालमिया और गोयंका का वर्चस्व थोड़ा पूर्वी भारत की तरफ ज्यादा था। बाकी भारत में टाटा और बिरला ही तूती बोलते।
गांधी जी की हत्या हुई थी तो गांधी जी आखिरी समय में भी वहीं थे, बजाज का जमनालाल जो हाउस बना हुआ है जमनालाल वहीं पे बजाज थे। हाँ, मतलब रुकने का स्थान था। लेकिन इन लोग, ये जो उस समय के उद्योगपति थे, ये लोग देश सेवा में भी कुछ करते थे और देश के लिए कुछ करते थे। इस वजह से कभी भी किसी ने इनके ऊपर उंगली नहीं उठाई। जबकि जेपी जो थे वो भी उस समय जब गिरफ्तारी हुई थी, शायद उसी मकान में उस दिन थे जिस दिन रात को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। वो भी शायद बजाज के ही घर में रुके हुए थे उस समय। तो कोई उनकी उस देशभक्ति या इन चीजों पे नहीं उठा रहा। लेकिन आजकल का, पिछले जो 40 साल में एकदम से मार्केट का परसेप्शन मार्केटिंग और सेल्स पर्पस से नहीं, मेरा बदला है मेरा मेरा कि कहना बेचना ही कुछ और है, क्योंकि आज की डेट में हम बिल्कुल नहीं, अंतिम अभी भी अजीम फिल्म और टाटा ग्रुप अनुदान बहुत ज्यादा दिया है, बाकी अनुदान अपने लोगों ने दिया है। उसके बाद लास्ट वर्ड लेंगे अखिलेश जी से। मंतोष जी, बस मंतोष जी, 15 सेकंड दे दीजिए। आज के उद्योगपति की हालत ये हो गई है कि कोरोना के बाद सामान बिकना बंद हो गया है। पेट्रोल के दाम महंगे हो चुके हैं, सबको पता। सामान कम बिक रहा है क्योंकि जो क्रय मूल्य है, क्रय शक्ति है उपभोक्ता की, पिछले 4 साल में लास्ट ईयर सबसे कम थी। इस बार थोड़ा सा अभी आने वाला है, डाटा आएगा, पता चलेगा, इस बार भी सबसे कम है 40 साल में। लेकिन उसके बाद भी सामानों के दाम, वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनियों को समझ में आ गया कोरोना तो लंबा है, सामान नहीं बिकेगा तो घाटे में चले जाएंगे, तो जितना बिक रहा है उसको दाम बढ़ा के बेचो। तो आज के उद्योगपति ये सोचता है, सामान मेरा पहले 10 चीजें बिक रही थी, 10 रुपए, दो परिस्थितियां देखिए आप, तो उसका दाम बढ़ा के बेचते हैं। ठीक है, मंतोष जी तो समझिए, जबकि पहले का उद्योगपति जो थे, नरेंद्र जी, बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है, अधिक समय नहीं है, इसलिए मैं मंतोष जी के पास जा रहा हूं। मंतोष जी, look at two contradictory situations. There is one situation pre-1991 when there was no competition in the market, there were limited number of players in every segment of the economy. Then people would have had some valid concerns, like why is the government giving priority to just a handful of industrialists? Whereas nobody asked that question back then, and people are questioning it now when there is open competition. Anybody can come and participate, and if he is not competent, if he cannot do the business, it will collapse, of course. What can the government do about it? Yes, Mantosh. So in those days, in 91, at that time, the consciousness was not that great in the society. Communication medium was also not there. एक अखबार आर्यवत आती थी कहीं के नुक्कड़ पे, और वहां लोग पढ़ते थे, उसी से ज्ञान मिलता था। आज देखिए, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग को टीवी 25 करोड़ का टीवी का लाइसेंस लेना है, अपनी बात ऐसे रख सकते हैं। It has become a very open society. Consciousness is growing up. I have my friends who owns TV channels. I know those costings, so that's why I'm saying. And कितने समय में हम ऐसे अपनी बात रख सकते हैं। So this is remarkably improved in that way, but it is putting accountability in the society. ऐसे सवाल पूछे जाएंगे डाउन द रोड और ज्यादा होगा, अच्छी बात है। लेकिन ये इनकम्प्लीट क्वेश्चंस है। कैसे? मैं ये बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक ठेका दिया जा रहा है, एक टेंडर खुल रहा है, ठीक है, किसी को मिला और एक दूसरे व्यापारी जिसको नहीं मिला, वो कह सकता है कि मैंने कम बिडिंग की थी फिर भी मुझे नहीं मिला। लेकिन अंबानी अडानी मामले में कोई राइवल बिजनेसमैन कंप्लेन नहीं कर रहा था कि भाई मैंने भी तो अप्लाई किया था लेकिन मुझे नहीं मिला, अंबानी को मिल गया। तो अगर सच में अगर क्रोनी कैपिटलिज्म होती तो बाकी बिजनेसमैन शोर मचाते ना, कोई तो मचा नहीं रहा शोर। That is another thing, and that is still political implication क्या है वो तो down the road पता चलेगा। लेकिन उसमें as I said, Adani right now for the business sector, एक तो business company काफी डरा रहता है। दूसरा चीज, अदानी का नाम सीधे है कि he is a proxy for मोदी जी। हम आपको प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं। Nobody want to mess up with Adani, nobody। जिस दिन मोदी जी की सरकार नहीं रहेगी, आखिर मतलब मोदी जी का एक डिफरेंट डिस्कशन विल हैव। आप कह रहे हैं कि उस दिन अडानी डूब जाएगा? नहीं डूबेगा। अगर डूबेगा भी तो 30 बिलियन का जो लोन है, वो लोन की कैसे सर्विस होती है उस पे होगा। एंड हाउ द पॉलिसी चेंजेस which enabled him to get this 8-10 licenses for 50 years, those changes नए गवर्नमेंट के अनुसार, those are the things which will create. I had also asked for some screenshots to
get your claims corroborated. I did not get them. I Anyway, get you. maybe the next time. Akhilesh ji. Private chat में है. Yeah, final remark just from my side. Well, the present situations worldwide, it's a global economy now. So let us not deny the fact that it's a global economy. We are sitting in different part of the world and we are on a platform which is again from a different kind of a company, from a different company, MNC company. So it's a globalized economy. And this globalized economy is the factors and the forces of this are nowhere 1950s socialisms or capitalisms. Nowhere, not at all. The basics, the fundamentals has absolutely changed. Yes, it is a monster. But to fight with this monster, you have to be smarter. You cannot always be a poor guy. Please, government, save me. Please, government, give me these things. Please, government, enable me. Don't try to cry again and again like we were doing in 1960s and 70s. If you want to survive, be smarter than the other person. Right. This is the basic thing. It is a monster, no doubt. There will be many blunders. There will be many disasters happen. Yes, there will be. No doubt at all. We are not saying that this kind of an economy is going to be a very utopian one and it is going to be a सबका सुख आ जाएगा. बहुत लोग बर्बाद होंगे. But then the fight is you have to be smarter. Right. कार्यक्रम के अंत से पहले बस एक प्रश्न है राकेश जी आपसे. प्राइवेट प्रश्न आया है किसी का कि ये सलवारी बाबा कौन है. आप जवाब दे दीजिए तो मैं कार्यक्रम का समापन करता हूँ. रामदेव सलवार पहन के भागे थे, तब से उनका राम सलवारी बाबा हो गया. वो रामदेव यादव है, उनको सलवारी बाबा कहा जाता है. सलवार पहनने के बाद से हम उनको दलाली बाबा कहते हैं कि वो सरकार की दलाली करते थे. पहले राहुल गांधी के चमचागिरी में लगे हुए थे. राहुल जी ने इनको भाव नहीं दिया, मोदी जी को पकड़ लिए. मोदी जी भी इनको भाव, सबसे बड़ा चिंता की विषय कि मोदी रामदेव को भाव नहीं देते. ये कहते हैं कि मैं मोदी भक्त हूँ, बस सबसे बड़ी बात है. लेकिन हाँ, केंद्रीय भंडार के भंडारण पर इनका सामान का बिकना ये साबित करता है कि शायद मोदी जी का कृपा पात्र प्राप्त हो चुका है, क्योंकि करोड़ों अरबों की केंद्रीय भंडार की इंफ्रास्ट्रक्चर पे रामदेव का मुफ्त में माल बिकना जरूर मोदी जी की कृपा की निशानी है. लेकिन फिर भी उन्होंने जब घोषणा की कि वो वैक्सीन बनाएंगे कोविड के लिए, हंगामा मच गया. जबकि ऑक्सफोर्ड पे कोई सवाल नहीं उठा, एस्ट्राजेनेका पे सवाल नहीं उठा, फाइजर पे सवाल नहीं उठा. फाइजर साइंटिफिक तरीके से वैक्सीन की दावा कर रही है. ये फूंक मार के दावा कर रहे थे. इनसे उस सवाल नहीं उठा. आप क्लियर करिए. इनसे पूछा गया कि भाई आपका क्या है, R&D कहाँ किया, कौन सी केमिकल लगा रहे हैं, किसी पर कोई शोध हुआ, क्योंकि वैक्सीन है, मंत्र तो इनको हम लोग का सुहा बोल दिया. भाई किसी पर लगा या किसी पर टेस्ट हुआ, ट्रायल हुआ, वो मांगा गया था. इन्होंने सीधे हमारे आज के एपिसोड के संदर्भ में पहले तो शायद लड़के पैदा करने की दवा भी बेच रहे थे. ये स्वास्थ्य मंत्रालय पैदा करने की दवा बेच रहे थे और उनको अपने हाल पे छोड़ दिया कि अपना डिफेंस खुद करो भाई, तुमने दावा किया है इतना बड़ा. अरे क्या करते, सरकार फंस रही है. कार्यक्रम का समय बिल्कुल समाप्त हो गया है. यह एस्टैब्लिश नहीं हो पाया मतलब प्रमाण के साथ कि कौन किसका क्रोनी है. लेकिन ये जो शिकायत है, शायद हमारे देश में एक ऐसी मानसिकता बनी है कि जिसके तहत ये राजनीति में ये बहुत सफल रहता है, ये इल्जाम लगाना, ये शिकायत करना कि कोई किसी को फेवर कर रहा है. क्योंकि बहुत समय से चाहे बॉलीवुड की फिल्मों की कहानी की पटकथा हो या जो भी हो, उसमें जब भी एक मर्सिडीज के साथ एक स्कूटर की ठुकाई हो जाती है तो गलती हमेशा मर्सिडीज वाले की होती है, स्कूटर वाले की कभी गलती नहीं होती है. उसी मानसिकता वाले देश में ये राजनेता काम करते हैं, तो उसी के अनुसार उसी भाषा में बात करनी है. इस संदेश के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वंदे मातरम. नमस्कार. वंदे मातरम. नमस्कार.